बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ भी कर रहे हैं। गुड लक कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, और ना सिर्फ मवेशी मंडियों का, हमें इर्द गिर्द भी अब मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी मिनी मवेशी मंडियाँ लगी नज़र आ रही हैं। सो कोशिश हर किसी की यही है कि अच्छा जानवर खरीद लें, तो उन तमाम लोगों को हम गुड लक कहना चाहेंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन कल से हम देख रहे हैं साथ ही साथ हवा भी चल रही है, तो वो शदीद वाली गर्मी जो है वो महसूस नहीं की जा रही। बट सवाल ये है कि ईद के दिनों में मौसम कैसा होगा आने वाले दिनों में। वो इसलिए भी ये नहीं, ईद पे तैयार श्यार तो होना ही होता है, बट इस ईद पे ज़्यादा ज़रूरी मौसम कुछ बेहतर होना इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली कसाब का इंतज़ार करना, गोश्त बनना, फिर उसको बांटना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टाइम पर अगर ये सब चीज़ें हो जाएँ तो जिन लोगों की हो जाती है वो तो भाई बच जाते हैं, अदरवाइज़ लोग परेशान हो जाते हैं। इतनी गर्मी में गोश्त को संभालना, फिर उसको तमाम लोगों में, रिश्तेदारों में बांटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसकी एहतियात भी करनी पड़ती है। सो आने वाले दिनों में तो गर्मी की प्रेडिक्शन की जा रही है। आजकल मौसम बेहतर जा रहा है। आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, मौसम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा है, कल शाम को ऐसे तो नहीं थी, दफ्तर से बाहर निकला तो उस वक्त हल्की सी बारिश थी, और उसी बारिश में, हल्की हल्की बारिश में मैं घर पहुंचा, और सुबह जब उठा हूँ फजर के वक्त में तो उस वक्त बड़ी ही ठंडी हवा थी, और बड़ी अच्छी हवा थी, और पौधे लहलहा रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि अल्लाह ताला को वो जो मेहमान आए हैं चंद दिन के हमारे शहर में, उनका ख्याल आया है, क्योंकि वो कच्चे के रहने वाले होते हैं, पक्के के जगह जो है, पक्की जगह जो है, अब कच्चे से कच्चे के डाकू ना नहीं, कच्चे का इलाका, क्योंकि वो मिट्टी वाले इलाके में रहने वाले होते हैं, दरख्तों की छांव में रहने वाले होते हैं। हम उन्हें लाकर उन घरों में रखते हैं जहाँ पे हर तरफ लोहा और सीमेंट बजरी का एक कंक्रीट का बना हुआ तंदूर बना होता है इस मौसम के अंदर। उसमें बकरे बीमार होते हैं। मैं आपको परसों की बात बताता हूँ, हमारे वहाँ इलाके में कोई SHO हैं, 5 बकरे लेके आए थे, 3 बीमार हो गए, एक मेरे सामने वो कसाई को लेके आए ज़िबा कराने के लिए, और मैं अपनी कटिंग कराने गया तो उसने बताया नाई ने। तो जो लोग लाते हैं, खुदारा इनको बच्चों की पहुँच से दूर रखे। पहली बात के लिए तो लाते हैं। अच्छा, मैं यही तो बाय द वे आयशा आपकी हेयर कट की भी तारीफ कर रही है। अच्छा नहीं, आप ये देखें, एक बात समझे, सिर्फ इसलिए साई साहब आपको नहीं, आप तो खैर एक्सपर्ट हैं बकरों में, और गाँव में आजकल आप प्रोग्राम भी करते हैं। बच्चे उसको हर ऊद बला खिलाते हैं जिस खाने के वो आदी नहीं होते, जो वो खुद खा रहे होते हैं, वो उनको इतनी रोटी खिलाई जाती है कि उसके ऊपर वो अगर पानी पी ले तो उनको गलघोटू, ये बीमारी है, और उसमें बकरे का सांस आना बंद हो जाता है। रोटी नहीं खिलानी चाहिए? नहीं, रोटी खिलानी चाहिए। बच्चों को नहीं कहना चाहिए कि तुम रोटियां खिलाओ इसको। नहीं, वो बच्चे तो मैंने देखा है आज का तंदूर पे रश है, क्यों? वो जी मुझे 50 रोटियां लगा दे, मैंने बैल लिया हुआ है, मुझे 80 रोटियां लगा दे, मैं उसको रोटी खिलाऊं। ये एक नया ट्रेंड है, और आप उसको जो उसका चारा खाने वाला था वो देने के बजाय, और उसको साई साहब तो हमारे रहने वाले हैं, ये इनको ज्यादा पता होगा, जिम्मेदार जट घराना है, टाइम पर खुराक दी जाती है। हर वक्त खुराक किसी जानवर को नहीं दी जाती। अच्छा, ये चाहे वो इंसान नुमा जानवर ही क्यों ना हो। नहीं, बिल्कुल, ये बैल और ऊंट हैं, इनको तो लोग, जो मेरे गांव में, यानी मेरा डेरा भी है हमारा, वहाँ पे भी जानवर हैं सुबह और शाम के औकात। बकरों को भी ऐसे ही होता है? बकरों को भी ऐसे ही होता है। जो आपके छतरे हैं ना, वो बच्चे बेचारे ना एक्स्ट्रा ध्यान रखने के चक्कर में छतरे खाना खिलाते आपके चरते रहते हैं। मैंने बच्चों को सेब खिलाते देखे। नहीं, चरना और चीज है। छतरे जो है ना, ये चरते रहते हैं, ये घास खाते रहते हैं। उसको वॉक करानी नहीं है, और आपने उसको साई साहब अगर आपने बांध के रखना है, उसको बांध के खेमारी रखना है। वो बच्चे 5-7 बकरे दुआले हुए होंगे, सही बात है, बच्चे समझ नहीं आ रही मैं कौन। वो मेरे हमसाया ने बकरा लेके आए ने, और रात 1 बजे तक 2 बकरे ऐसे ही है बच्चों के। तो आजकल यही सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। खैर, आएंगे बकरों की तरफ भी, कुछ बकरों का अहवाल भी जानेंगे। साई साहब, मैं आजकल देख रही हूँ मंडियों में है, तो हम जरूर आपको ट्रेंड भी बताएंगे क्या चल रहा है, कि कीमतें क्या हैं। आ जाएंगी पहली खबर की तरफ। पेट्रोल पंप्स की चेकिंग के अहकामात, पंजाब में गैर मेयारी फ्यूल पर पाबंदी आयद की गई है। अली साई साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी पाबंदी आयद की गई है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को पता है कि गैर मेयारी फ्यूल जो है वो यहाँ पे सेल हो रहा है, और 1947 से ये मुल्क बना हुआ है। और आप, आई थिंक मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स पर गैर मेयारी पेट्रोल भी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और हम बड़ी ये ब्लेसिंग समझते हैं कि हमने अपने जहन में, हाजी साहब ने अपने जहन में, और आपने अपने जहन में एक बात फिक्स की होगी कि ये वाला जो पेट्रोल पंप है, इस पे पैमाना पूरा है, और इस पे पेट्रोल बेहतर है। बाकी जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, आप जाएंगे, ना पैमाना पूरा होता है, ना वहाँ पे मेयार बेहतर होता है।
ज़ाहिर है उनका पहले तो मेरा एक कज़न थे, उन्होंने पेट्रोल पंप लगाया था, तो उस वक्त मेरा ख्याल है 2 रुपये कुछ पैसे थे इनका कमीशन पर लीटर। डीजल पे कोई उससे थोड़ा कम होता है शायद या ज़्यादा होता है। तो अब तो काफ़ी इसका मेरा 6-7 रुपये पे पहुंच गया है। तो अगर आप 1000 लीटर बेचते हैं डेली, 70-80 हज़ार रुपया या 1 लाख रुपया आपकी इनकम है, तो मेरा ख्याल है बड़ा माकूल आपका मुनाफा है। आपको अपनी आखिरत के लिए भी काम करना चाहिए। सोसाइटी तो बेचारी ने, जितने लोग डेली बाइक पे निकलते हैं, रिक्शे पे निकलते हैं, चिंगची पे निकलते हैं, जो भी सवारी पे निकलता है उसने पेट्रोल तो डलवाना है। लेकिन मसला ये है कि आपको म्यारी फ्यूल नहीं मिलता, आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आपको वर्कशॉप पे जाना पड़ता है। और ये जो गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए हैं कि गैर म्यारी फ्यूल पर पाबंदी, ये मेरे लिए, मैं लिटरली ये पढ़ के मैं अपने दिल में हंस रहा था कि इसका मतलब है कि आपको पता है कि गैर म्यारी फ्यूल जो है वो सेल हो रहा है। तो जब सेल हो रहा है तो आप, अच्छा वैसे साहिद साहब हमारे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हुए हैं, मेंशन करके बताया गया है कहाँ कहाँ पर पेट्रोल पूरा भी नहीं डाला जा रहा है। एक और चीज़ है, फिर वो जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं कि छोटे छोटे लोगों ने एक एक टंकी रखी, वहाँ पे क्या म्यारी ऑयल होगा जो पूरे रेट में लेके आता है, उसकी तो उसमें बचत ही नहीं होगी। सही बात है। फर्ज करे 200 लीटर लेके आता है, 300 लीटर लेके आता है, तो पेट्रोल पंप वाले ने अपना मुनाफा भी तो रखना है। तो ये गवर्नमेंट का मुझे तो बड़ा अजीब सी बात लगी है, गैर म्यारी फ्यूल जो है। आमिर भाई खतरनाक कितना है ये? देखिए खतरनाक तो पहली बात तो ये है कि आपको जितना स्मोक का मसला है जो आज तक गवर्नमेंट को समझ नहीं आया है, वो सारे का सारा इस पेट्रोल और डीजल के साथ लिंक्ड है। आपकी गाड़ी के अंदर से जो फ्यूम्स निकलते हैं यही हवा में शामिल होकर स्मोक बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च है। इसीलिए दुनिया पेट्रोल से निकल कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ चली, पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकलकर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, सोलर गाड़ी और इलेक्ट्रिक पे चले गए। मैं वही कह रहा हूँ कि आप तो अब आप कहें कि जी आप गैर म्यारी पर पाबंदी लगाते हो, सही की बात तो बिल्कुल मैं इस पे कहता हूँ। इसका मतलब है सन 47 से लेकर आज 2025 तक तो इजाजत थी गैर म्यारी पेट्रोल बेचने की, पाबंदी तो आप कल लगा रहे हैं। इसका मतलब है गैर म्यारी आपका स्मॉग हमारा आज का मसला नहीं है भाई। आप किस इलाके में चले, मेरे साथ कोई एक लाहौर का इलाका ले ले, चले आप सबसे पोश इलाका आप जो समझते हैं ना वहां ले जाए, मैं आपको वहां मिनी पेट्रोल पंप, वो जिसकी बात कर रहा है, गैर कानूनी पेट्रोल पंप, गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन, गैर कानूनी जो आप कहें नशे से लेकर हर चीज तक हम दिखा देते हैं भैया आपको। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मेरे साथ आए, मैं अपने इलाके की तो आपको गारंटी देता हूँ कि मैं 10 से 12 मिल जाते हैं। एक दुकान, वो सही कह रहा है, अगर वो दुकानदार जिसने एक मशीन सी रखी हुई है और उसके ऊपर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और अंदर उसने वो बड़ा सा प्लास्टिक का एक टैंक रखा होता है, बस वो उसी कीमत पर पेट्रोल ले रहा है जिस कीमत पर आपको और मुझे और साहिद साहब को मिल रहा है। फिर वो बचत कैसे करता है? बचत वो करता है उसके अंदर केमिकल शामिल करके, सही, ताकि वो सस्ता केमिकल शामिल करे, वो भी उसका ये 300 रुपए के हिसाब से, लीटर के हिसाब से बिक जाए। आए नहर के किनारे चलते हैं छोटे, और आपको 1.5 लीटर की बोतलों में खालिस पेट्रोल मिल रहा होगा। ऐसे ही बिल्कुल। कैन यू इमेजिन? जिस शहर के अंदर आज तक ये इंतजामिया चील गोश्त बेचना बंद नहीं करा सकी, आज तक फकीरों को उनके घरों में नहीं भिजवा सकी, जिस शहर के अंदर आज भी तजावजात की भरमार है, उस शहर के अंदर ये कह देना तो बड़ा आसान है कि गैर म्यारी पेट्रोल पर पाबंदी है। मुझे बताएं, अभी आप मेरे साथ चलें, इसी जीटी रोड पे चलते हैं, जितने पेट्रोल पंप हैं आप चेक करा लें, 2 नंबर पर। अच्छा एक और चीज देख लें, मेरे एक दोस्त थे कॉलेज के ज़माने में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सही साहब, कॉलेज के ज़माने में हम चौधरी साहब कहते थे, उनका पेट्रोल पंप था। उन्होंने मुझे बताया था कि जो पेट्रोल फराहम करने वाली कंपनीज हैं वही साथ आपको कुछ केमिकल्स देती हैं, अगर आप उसको शामिल कर लें, यानी एक टैंक के अंदर आप इस मकदार में आप इतने गैलन जो है वो केमिकल शामिल कर लें तो उससे पेट्रोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एनवायरनमेंट को, आपकी गाड़ी को उसका बेपनाह फ़र्क पड़ता है। सही कहा साई ने, इस शहर के अंदर, इतने बड़े शहर में करोड़ों की आबादी है, मेरा ख्याल है मेरे पास 2 या 3 पेट्रोल पंप हैं जहाँ से मैं सुकून के साथ पेट्रोल डलवाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और चीज़ है, ये चलें पेट्रोल और डीजल में तो ये आम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप देखें जगह जगह छोटे छोटे कारखाने बने हुए हैं जो मोबाइल को रिसाइकल करते हैं, दोबारा कंपनीज की बॉटल्स में फिल करते हैं, ऊपर से उसी तरह की सील लगाते हैं और आके मार्केट में सेल कर देते हैं। ये किसने ना, आप इस तरह करेंगे, आपको इस बात का नहीं पता।
नहीं अब मतलब मैं तो जब से यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं खुद तो फिर बनता क्या हुआ देखता गाड़ियों का हूँ, मेयार और किस तरह से रिसाइकल होता गाड़ियां हुआ धुआं छोड़ेंगी और वो आपकी रिसाइकल होता हुआ देखता हूँ। आप यकीन करें, इसीलिए तो आपका एतमाद उठ जाता है। मैं जब लाहौर में आया तो मेरे एक दोस्त हैं, उसने कहा यार रबड़िया वाला दूध पीने चलिए। आप यकीन करें मैंने दूध का गिलास पिया और उसके बाद मैं लाहौर शहर में आज तक दूध नहीं पिया। आप वो रबड़ी वाला नहीं था ना, रबड़ वाला था। रबड़ वाला था। तो इसी तरह आप जब हजम नहीं होता। गाड़ी का ऑयल चेंज करने जाते हैं तो इसीलिए आपके गाड़ी की इंजन की उम्र कम होती है, चूँकि आपको मेयारी मोबिलाइल नहीं मिल रहा होता। आप देख रहे होते हैं कि ये एक बड़ी ब्रांड का मोबिलाइल है, लेकिन वो आपको बाद में पता चलता है कि आपकी दूसरी गली में फलां मोहल्ले में किसी ने कारखाना खोला है, वो उसको रिसाइकल करते हैं, उसमें रंग शंग डालते हैं, उसको दोबारा तैयार करके तो वो आगे भेज देते हैं। ज़ाहिर है जो जिसने भी वो ऑयल चेंज वाली दुकान बनाई है वो 10 डब्बे तो रखेगा कंपनी के, 100 डब्बा लेगा वो वाले। तो मेरी तरह कई गरीब लोग कहेंगे कि 500 रुपया कंसेशन कर दो, वो वाला डलवा लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कंसेशन को छोड़े जी, हम तो गाड़ी दे के तो कहते हैं जी यार मैं जरा साइड पे होके सिगरेट पी आवा, मैं साइड पे होके जरा जूस पी आवा, चेंज कर तो मोबाइल चेंज कर दे। वो कौन सा मोबाइल है उसने चेंज किया, किसी को कुछ पता नहीं, आपने खाली डब्बा देखा, उसको पैसे और इनको सारा पता है। ये जो लोग यहाँ पे इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग करते हैं इनको हर चीज़ का पता है। मैं पहले भी यही बात कहता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं कि एसएचओ को ना पता हो कि उसके इलाके में कौन कौन सा क्राइम हो रहा है। इसी तरह जो मुतलका डिपार्टमेंट है ये किसी सूरत में पॉसिबल ही नहीं कि उसको ना पता हो कि क्या क्या इलीगैलिटीज उनके इलाके में हो रही हैं। सर आम यानी एक रक्शे के अंदर उसने मशीन रखी हुई है पेट्रोल बेचने बहुत वाली। सारे ऐसे हैं वो अच्छा आप मुझे बताएं ये क्या है, तो आप गैर म्यारी और म्यारी पेट्रोल क्वेश्चन मार्क है ना, फिर आपकी नहीं ये बस कागजी कार्रवाई है नहीं, वैसे जो जिस कर बंदे दी गई ने है। बट ये बहुत बड़ा खतरा है आमिर भाई, आने वाले सीजन अगर स्मोक का होगा तो वो बहुत खतरनाक। जिस बंदे ने ये बयान दिया ना, मेरा ख्याल है उसके डीजी खिलाफ माहौलियात। इंतहाई सख्त एक्शन होना चाहिए। डीजी कि माहौलियात। आपको अब याद है कि गैर म्यारी फ्यूल पे पाबंदी अच्छा माहौलियात यानी माहौल माहौल मजाक में किया उन्होंने बयान जारी। हाँ यही कह सकता है, खबर के बाद तो यही लग रहा है। चलें जी अगली खबर की तरफ हमने आना है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ले जी खबर है एलडीए से। एलडीए में मुकम्मल पेपरलेस सिस्टम काम तेज हो गया है। अच्छा जी, डीजी एलडीए की जेर सदारत आईटी रिफॉर्म्स के बारे में। पेपरलेस का मतलब क्या होता है? क्या जो हेरा फेरी हो रही होती है, वो जो लोगों से पैसे लिए जा रहे होते हैं? आमिर भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए कि नहीं, मैं देख रहा था ये जो नोट है ये पेपर का बना हुआ है। हाँ पेपर का बना। इसके लेस अगर आप कर दे, इस पेपर के लेस 5000 ही निकाल लिया है। नहीं है मेरे पास भाई, भाई साहब को मेरी तनख्वाह आई हुई है। कल तनख्वाह आई है। हाँ तनख्वाह आई है। असी उधारशुदा ये है वो पेपर जिसके लेस टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। यही एलडीए, यही कारपोरेशन, यही पुलिस, यही लेस्को, यही वाबा, क्या मुझे समझ नहीं आई क्या ये वो पेपर है। ये दे देंगे बस। इस पेपरलेस टेक्नोलॉजी को कहीं मैं से खत्म कराएं, हाँ जी साहब खत्म है। इस पेपरलेस को। इसको खत्म बाकी कराना आप जो भी करेंगे, आप उसको वन विंडो अच्छा, ऑपरेशन कहें, ना, आप एक टू बात डोर सुन- ऑपरेशन कहें, आपको अंडर द टेबल सुन ले, आपने एक बात जारी आपने ये है वो पेपर हाजी साहब जो पेपरलेस आपने कर दी बात आपने जारी ये एलडीए अब निकाले हैं तो अंदर जाने नहीं चाहिए। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? भाई साहब कब्जा कर हाजी साहब वीर पे रखे हो तेरे। अच्छा कोई गल नहीं। ये हाजी साहब कह रहे हैं कि ये पेपरलेस कर दें। हाजी साहब को इल्म होना चाहिए। ये तो कहीं से लेस नहीं नहीं हो नहीं, ये सकता। हमारे इसके बगैर तो सोशल काम- मीडिया स्टार भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, इनका तजर्बा हमसे बहुत ज़्यादा फील्ड में। अब हमने इनको रिटायर्ड करके वो सरेंडर कर दिया हुआ है। वो जहाज नहीं होते तो हैंगर में डाल दिया। अच्छा हाजी साहब को इस बात का इल्म होना चाहिए। हाजी साहब अब वो ज़माना गुजर गया जब आप पैसे लेते और देते थे। अब ऑनलाइन चलते हैं। सही अब ऑनलाइन चलते हैं, मैंने खुद देखा है, कई सही लोगों कह को रहे हैं। देखा है। अब तो ये नोट अभी अब तो मेरे ऑनलाइन पैसे अब ट्रांसफर साई साहब के बेटा पिछले हफ्ते रात को वो गया खाना खाने, वहाँ पे कोई डॉल्फिन वाले लोग खड़े थे, उन्होंने उसको चेक किया, उन्होंने कहा गाड़ी शाड़ी चेक की, उन्होंने कहा देख लें। गाड़ी चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई साड़ी खिदमत करो। उन्होंने कहा मेरे को तो पैसे कोई नहीं, उन्होंने मोबाइल नंबर देता है तो उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करते, 1000 रुपये ट्रांजैक्शन उन्होंने करती। बस 1000। मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो जो हाजी साहब कह रहे हैं ये पेपरलेस हो गया भाई। अब तो सारा ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन होगा। अब क्या रह गया? यार देखिए अब ये ये भी हम होता तो क्या समझ रहे थे कि ये पेपरलेस कोई नया सिस्टम जो है
उसमें नोट नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, जाली लेकिन नोटिस, जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ताहिर फारूक साहब का कहना है कंप्लेंट सर्टिफिकेट के प्रोसेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने की हिदायत। ये जाली नोटिस लेकर पैसे दिए जाते जाली नोटिस दिए जाते, मुझे भी आया था। और उसका एलडीए में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, 2-3 साहब आते हैं, आपको एक नोटिस भेज जाते हैं वो लोग, उसके बाद वो दोबारा आते हैं। एलडीए के लोग ही होते हैं, वो एलडीए के होते हैं। अच्छा, मेरे साथ जो वाकया पेश आया था उसमें एलडीए के उनके एजेंट होते हैं कोई ना कोई। और मैंने वो दुरे न्याब साहब को दिया। मैंने कहा दुरे न्याब साहब यहाँ घर बना रहा था तो ये नोटिस आया। दुरे न्याब देख के हंसा, उसने कहा कि यार ये जली है, अब अगर आए ना तो उनसे कहना कि फलां बंदे से मेरी बात करा। अच्छा, भाग जाए। वही हुआ, मैंने कहा तो उसको मैंने कहा फलां बंदे से मेरी बात करा, वो चले गए। सही। अब ये देखें कितने मासूम लोग लूटते जाते अब आप कितने लोगों को वो नोटिस जाली जाते होंगे। और अब इसमें क्यूआर कोड, अब उन्होंने कहा जी क्यूआर कोड भी होगा। ये एक और नया फ्रॉड है क्यूआर कोड। मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप जो ऑनलाइन खरीदते हैं ना चीज़ें, उसमें वो आपको कहते हैं आप उसको क्यूआर कोड लगा के आप चेक कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड लगाएंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी उसी कंपनी के नाम की, सारा कुछ वही होएगा लेकिन वो फेक होएगी। अच्छा, इस कदर बेईमानी आ गई है कि आपके जो लोग क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते थे, हम समझते थे बड़ा सेफ है। सेफ है, हाँ। ये भी कोई सेफ नहीं रहा। इसको बनाना, इसको फिर चलाना, क्या किया जा रहा है? ये अवाम को पागल बनाया जा रहा है। देखें अवाम को पागल तो एलडीए बना रही है, आज से नहीं बना रही। मैंने आपसे पहले कहा था एलडीए करती क्या है, एक चीज़ बड़ी बिल्डिंग बनने देती है, एक अरसे से वो कमर्शियल बुनियादों पे काम कर रही है, जाती है एक पेपर सा चस्पा करती है, उसके बाद उसको कहती है तू पैसे जमा करा दे, तेरा जायज़ हो गया। ये वो पेपर है जिसको साई साहब अभी कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही हो जाते हैं पैसे। ये वो पेपर है जो बहसियत अदारा यूज़ किया जा रहा है, यानी उससे पैसे लें तो उसका जायज़ हो गया। कैसे? सही बात है। अगर एक जगह पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं है तो वहां पर स्कूल कैसे बना, नर्सरी कैसे बनी, हॉस्पिटल कैसे बना, बैंक कैसे बना, बड़े बड़े प्लाजे पे कैसे बने, अगर वहां इजाजत ही नहीं है तो। आए मेरे साथ लाहौर में चले, ये एक नोटिस चश्मा करते हैं, रोज उसकी वीडियो बनाकर भेज देते हैं कि जी हमने सील कर दिया, सील बाय एलडी उसके ऊपर लिखा होता है। उसके बाद वो पेपर यस टेक्नोलॉजी आती है, सिस्टम पेपर लेस नहीं, पेपर यस, पेपर यस टेक्नोलॉजी आती है और उसके बाद सब कुछ यस हो जाता है। ये मजाक है इस कौम के साथ, इसके लोगों के साथ, यहाँ के रहने वाले शहरियों के साथ। इसीलिए लाहौर कंक्रीट का जंगल बन गया। किसने बनवाया? ज़रा तहकीकात तो करें। कहाँ गए वो टाउन प्लानर्स, माहौलियात वाले कहाँ गए? आज वो कहाँ हैं जो अरबों करोड़ों रुपया कमा के बाहर भाग गए अपनी फैमिली समेत? जो बाकी यहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज भी बाहर हैं, कहते तो नाम भी दे दूंगा किसी। बिल्कुल ऐसे ही है। और नहीं आई साहब इतनी सख्ती ना करो। मैं एक्साइज में देखता हूँ कि ना जो नोटिस जाते हैं ना प्रॉपर्टी टैक्स के, ये जो हाई साहब बात कर रहे हैं किस तरह नोटिस दे के लोगों को लूटा जाता है। बहुत सारे लोग फिर हमें अप्रोच कर रहे होते हैं, उसमें जो असेसमेंट का नोटिस है ना वो देते हैं पहले। जो मेरी तरह का सीधा साधा बंदा है उसी से डर जाता है। वो 1.5 लाख रुपया, हालांकि उसका टैक्स बन रहा होता है 2-4 हज़ार रुपये ना। तो वो फिर जो कांस्टेबल भेजता है इंस्पेक्टर अपने को या किसी एजेंट को भेजता है, तो वो फिर उनके साथ बारगेनिंग करता है कि आप मुझे कोई 10-20-50 हज़ार दें, आपका टैक्स 5,000 रुपये करवा दूंगा। इसी तरह के ये एलडीए के नोटिस हैं, इसमें भी बहुत सारी कबाहतें हैं। जिस तरह आई साहब कहते हैं कि आप सारा कुछ बना लेते हैं और आपके ज़ेरे साया बन रहा होता है। जब 2 मंजिला घर बन जाता है, 20 मंजिला प्लाजा बन जाता है, स्कूल बन जाता है, उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो फिर ये पेपरलेस सिस्टम आपका क्या काम करेगा जब आपके अपने लोगों का किबला दुरुस्त नहीं होगा? जब उन्होंने जो काम करना है वो उन्होंने करके ही रहना है। अगर एक डीजी साहब जो हैं, मैं कहता हूं कि पेपर जब होता है तो हम देखते हैं कि इतनी चीज़ों को नहीं देख सकते। ज़ाहिर है एक डीजी है, उसने बहुत सारे मामलात को देखना है। पेपरलेस पे हर चीज़ आपकी एक क्लिक पे आ जाएगी। क्या आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आप लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस करेंगे एक दिन में? यहाँ पे जो भी वक्त दिया जाता है उस पर अमल दरामद मैंने तो होता नहीं देखा। आप पेपरलेस कर लें, पेपर वाला कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर आपसे पैसे लेने हैं तो उसमें तखीर होगी तो आपको जुर्माना भी होगा, आपकी प्रॉपर्टी सील भी होगी, आपकी प्रॉपर्टी डिमॉलिश भी होगी। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने टाइम बार्ड किया है तो उस पर कोई बंदा नहीं पूछेगा। मैंने तो ये देखा है। मैं एक्साइज की बात करता हूँ, एक्साइज में वो साबिक वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड का इफ्तिताह किया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि 48 घंटों में
मालकान के घर होगी, रजिस्ट्रेशन बुक, उसकी आप डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन आपके 6-6 माह कार्ड जो है वो घरों तक नहीं ऐसे ही पहुंचते, है। पैसे सारे लेते हैं। मैं तो अक्सर उनको कहता यार हूँ नंबर प्लेट साहब दिखाते रहे हो सही, ऊपर कहाँ वो छतों छतों पे के ऊपर छतों के बनी ऊपर पड़ी है, वॉशरूम में पड़ी वो होती चाहिए है। और नहीं, लोग इंतजार कर रहे। वो इतना बड़ा ये स्कैंडल यहाँ है पे कि उससे मस- पैसे ले लिए एड्रेस गए लोगों लोगों पे से। नहीं ना सही तरह से पहुंच- पैसे मैं कहता हूँ 10 रुपये कम होना आपकी गाड़ी का चलान नहीं निकले। और ये कोई सर्विसेज हमें प्रॉपरली प्रोवाइड करते ही नहीं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, बिल्कुल ऐसे ही। चाहे कोई पुलिस की सर्विसेज हैं, आपको लेकिन LDA यहाँ की पे तो हैं। पेपरलेस और पेपर यस सिस्टम जो भी है, जेबों में पैसे डाल रहे हैं। पेपर यस, बस सिर्फ और सिर्फ भाई साहब ने जेबों भी में- पाले ने जेब च। मैं बिल्कुल तो- ऐसे। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ आमिर समझा भाई ਸੀ। ने भी जेब में पैसे 25 डाल लिए, सौ हमें तो आएगा। लगा शायद निकल गया तो एडे बस। तुसी एलडीए ते लेस हो ते ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे चले जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वैसे आयशा इससे भी कुछ आगे है, आपको पता। ब्रेक ले लें जी। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जी, और अफसोस मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब लोगों को खुदा का खौफ भी नहीं आता है। म्यू अस्पताल से खबर है, 2 फार्मेसी मुलाजिम अद्वियात चोरी करते पकड़े गए। फार्मेसी के मुलाजिम है ये साई साहब। हाँ, ये कोई 1 माह पहले भी मेरा ख्याल है सर्विसेज से पकड़े गए। ऐसे ही है बिल्कुल। ये वाकयात होते मुख्तलिफ रहते हैं। अस्पतालों फिर से वही ये बात है स्कैंडल। कि कहाँ गई इंतज़ामिया, कहाँ गए वो जो MS साहब हैं, वहाँ पे जो DMS साहब हैं। अगर फार्मेसी के मुलाजम बैग भर के लेके जा रहे हैं, कहाँ गए आपके कैमरे कहाँ गए? कहाँ गए आपके हाँ, सिक्योरिटी रिकॉर्ड अद्वियात आप जहाँ से निकलवाते हैं इशू होता है। मैं तमाम आपको एक रिकॉर्ड दिन पहले भी उनके पास। प्रोग्राम में बता रहा था कि मुझे एक बड़ा अथेंटिक बंदा बता रहा था कि आपके जो PIC है वहाँ पे जो लैब है, कहते हैं बहुत अच्छी लैब है। तो वो कह रहा था कि बड़ी बड़ी प्राइवेट लैब्स के लोग रात के औकात में वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सैंपल्स दे के आते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग वहाँ पे सैंपल दे के आ रहे हैं, हमारी ताखीर की वजह ये है कि वहाँ पे आपका हक मारा जा रहा है और हाँ, उनसे थोड़े बिल्कुल बहुत यही। पैसे लेके किया जा रहा है। इसी तरह ये वाले लोग जो हैं, ये अद्वियात कहीं ना कहीं तो सेल कर रहे होंगे, इन पे स्टम्प्स भी लगी होंगी, उसको रिमूव करते होंगे, किस तरह बेचते होंगे, ये समझ से बाहर है। यानी लेकिन- कि आपके कहने का यानी ये मतलब है दो इन बंदों- 2 लोगों तक महदूद नहीं ना है ये काम। 2 बंदे कर ही नहीं सकते ना। आप हम अपने ऑफिस की बात कर लेते हैं। मेरे ऑफिस से कोई चीज़ बाहर जा ही नहीं सकती जब तक गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी, या आमिर भाई नहीं कहेंगे या कोई और बड़ा अफसर नहीं कहेगा कि इसको चेक नहीं करना, ये अली साई का बंदा है, आमिर भाई का बंदा है, इसको जाने दो। बिल्कुल ऐसे ही। ये पॉसिबल ही नहीं, वरना तो चेक होगा ना। ये दो चेक पॉइंट्स तो हमारे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो और जब- जगह जगह कैमरे लगे जगह हैं, जगह कैमरे possible लगे ही हैं। नहीं है। यहाँ पे तो मैंने देखा है कोई छोटी सी चोरी करता है, हमें आमिर पता भाई चल सीट से नहीं इधर उधर जा सकते, इन पर आमिर गहरी भाई नजर रखी जाती है। ते माफी दे दिओ, आमिर भाई तो सुबह उठते आउंदे ने, सिगरेट पीन नहीं जाते, सिगरेट नहीं पींदे। अच्छा। सिगरेट पीण वाले ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, साथ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਦਾ, ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। अच्छा गलत कह रहे हैं वैसे, सही मगरब से पहले। मतलब आमिर भाई आप अच्छा ना मैं कोई करते काम हैं नहीं बस करता, ऑफिस में। इसीलिए तो देखे 17 साल हो गए इस अदारे के अंदर, और अल्लाह बख्शे जो सही सही था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके साथ से काम शुरू किया हुआ है हमने। और 17 बरस से, क्योंकि पता है इस अदारे को कि ये काम नहीं करता, इसलिए रखा हुआ मुझे। ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂरਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पहली बात ਕੋਈ तो ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ। दूसरी बात, मैंने आपको एक दफ़ा किस्सा सुनाया था आपके प्रोग्राम में ही, किस्सा नहीं सुनाया था, सच्ची कहानी सुनाई थी कि एक फार्मेसी का मुलाजम जो मुझे है, याद है उसके वलेंशिया में 4 कनाल का घर है विद स्विमिंग पूल, उसके हर बच्चे के पास लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ हैं, रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ हैं। माशकी भर्ती हुआ था जिना हॉस्पिटल में, और उसको उसके बाद उस पर इंक्वायरी हुई, मुअत्तल हुआ, उसके बाद दोबारा बहाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक रैकेट होता है, ये जो कहते हैं ना बैग भर के अद्वियात आती नहीं है। देखिए आता क्या है, आती हैं चंद अद्वियात आई, उसके साथ एक रजिस्टर आया, रजिस्टर पे उस पर लिखा हुआ सारे अद्वियात, फार्मासिस्ट ने उस पर साइन किए, ऑडिट वाले ने अपने साइन किए, जिसने सारा किया। नहीं तो उनका सबको कोई पता है कि ये अद्वियात अंदर आई नहीं। हाँ तो ऐसे ही होता है। ये बाहर से बाहर ही पैकिंग तब्दील करने के लिए उन जगहों पे चली जाती हैं जहां पर इनको रीपैक किया जाता है, और रीपैक करने के बाद इसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है कम पैसों में। जितनी फार्मेसीज हैं, जितनी तो नहीं होंगी, ज़्यादातर होंगी, बहुत अच्छी फार्मेसीज भी होंगी, बहुत अच्छे नेक लोग भी होंगे, वो इनको ख़रीदते हैं, और ख़रीदने के बाद इनको उसी रेट पर, जिस रेट का कंपनी ने वो बाहर बेचा होता है, उसी रेट पर उसको बेचते हैं। सब खुश, ना माल अंदर आया, ना माल का बाहर जाने का कोई सबूत है। ये एक पूरा रैकेट होता है जो काम करता है। कहते हैं कि बेईमानी के काम में सबसे ज़्यादा ईमानदारी दिखाई जाती है।
तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पैसे बराबर पहुंचाए जाते हैं, अंदर माल आता नहीं है, अंदर से रजिस्टर आता है और चंद वो चीजें आती हैं जो अंदर पहुंचानी जरूरी है। इन्वेंट्री पूरी वो जो रजिस्टर्ड है उस पर वो सारे साइन मारते हैं अपने अपने के जी चेक 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 चेक। अब आप मुझे बताएं, ये तमाम जो चेकिंग होती है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हमेशा आप याद रखें, यही 2 बंदे होंगे। नहीं 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 नहीं, यही 2 होंगे, फिर बहाल हो जाएंगे। जिम्मेदार बाकी ने कोई माननी है किसी ने जिम्मेदारी? कौन किसकी आप जिम्मेदार? जिम्मेदारी देखें ना, थी? डीजी सबकी माहौलियात जिम्मेदारी है। डीजी माहौलियात आज कह रहे हैं कि गैर मियारी फ्यूल पर मुज़हका बंद है। किस चीज में? तो ये इसी तरह हाँ ये तो ऐसी नहीं, है। अस्पताल में मैं- आपका एमएस बैठ रहा है, पूरी हिरारकी है, भाई जगह जगह एमएस को तो कैमरे आपने लगे हैं, एमएस को तो आपने नाक रिकॉर्ड तले पूरा ये सब कुछ हो रहा है। एमएस को तो आपने रिकॉर्ड पूरा कर दिया। मुझे आप बताएं क्या करेंगे? ना एक चीज़ देखें, मैंने परसों मंडे को खबर दी थी, पिछले नहीं थर्सडे को, कि जो असला खाना है, माल खाना है पुलिस का, उसमें से 30 से 35 हज़ार गोली, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पिस्टल और गन्स गायब हुई हैं। और किसने की थी? जो इंचार्ज लगा था। और कैसे पकड़ा गया? किसी जगह पे कोई डाकू पकड़ा गया, उसका पिस्टल चेक हुआ, वो पता चला जी ये तो लाहौर के माल खाने का है। उसको जब वहाँ पे आगे चेकिंग की गई तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे बेज़ाब्ता। हाँ मुझे अंदाजा बताएं, आप और कहेंगे जी आईजी को अभी अगली बात यहाँ पे तो फिर इन्वेंट्री होगी, रजिस्टर्ड होंगे, साइन होंगे, दस्तखत होंगे। वहाँ पे मैंने असला देख के आया हूँ, सारा ज़ाया हो गया। वो माल जो डाकुओं से पकड़ा जाता है, चोरों से पकड़ा जाता है, या वैसे असला माल खाने में जमा हो वो जाता माल है। खाने में जमा होता है। सरकारी असला भी गायब हुआ जिसका ऑडिट पैरा लगा और बड़ा रौला पड़ा है। लेकिन ये वो गन्स, पिस्टल्स, गोलियां हैं जो लोगों से पकड़ी जाती हैं और फिर उनको माल खाने में जमा करवाया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। सारा गंद पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो पता नहीं कितना बेच गए। अभी ये तो वो मानना होगा ना इंस्पेक्टर साहब, इतनी गोलियां, इतने पिस्टल तो मानना होगा, बाकी जो बेच गया वो उसका कोई हिसाब ही नहीं। उसका कोई तो हिसाब यहाँ नहीं। पे ऐसे ही चलता है सिस्टम, फिर वो बहाल हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम किसको जिम्मेदार क्या आमिर भाई? यहाँ तो तक तो ये सिलसिला नहीं रुकने वाला, माजी में भी हुए हैं, आगे भी ये वाकयात होते रहेंगे। क्या आवाम ऐसे देखिए ही? जिम्मेदारी तो ये है, जो साई साहब बार बार लफ्ज़ उन्होंने फार्मासिस्ट के लिए भी यही लफ्ज़ बोला, वो जो फार्मेसी के मुलाजमीन थे उनके लिए भी और पुलिस वालों के लिए भी यही बोला कि ये फिर बहाल हो जाएंगे। जो इनको बहाल करने वाले हैं वो जिम्मेदारान हैं, सॉरी क्योंकि इनको पता है कि नहीं, पैसे हाजी लेते साहब, पकड़े नहीं, गए नहीं, और पैसे देकर छूट जाएंगे। हाजी साहब, फिर इसमें एक और बात है, हाजी साहब करते रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ऐसे करता रहा हूँ जो यहाँ पे सोसाइटी में बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। पुलिस हो गई, एक्साइज हो गई। आप एक चीज़ देखें, इस तरह के जो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं, उनकी सिफारिशें बड़ी बड़ी होती हैं। वही ना, तो जो बहाल करने वाले फिर वही जो बहाल करने वाले हैं वो एक्टिव हो गए होंगे। इंतहाई तो बुरे सिस्टम हालात ने है, तो मैं पकड़ क्या लिया। कह सकते सिस्टम हैं, ने इसमें पकड़ कुछ लिया। नहीं कह सकते। अच्छा जी, हम मवेशी मंडियों की तरफ आएंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाना है, उससे पहले हम गदागरों वाली खबर कर लेते हैं। शहर में जगह जगह आपको गदागर और भीख मांगने वाले लोग नजर आ रहे हैं। दिन के औकात में बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, माजूर अफराद भीख मांगते दिखाई देते हैं। आमिर रजा खान साहब, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब उन्होंने एक नया काम पकड़ लिया है। अब वो बॉल पॉइंट की एक डब्बी हाथ में पकड़ते हैं, या वो पापड़ के 2 लिफाफे हाथ में पकड़ते मुरुंदा हैं, पढ़ लेंगे, तस्वीरें 4 हाथ में पकड़ते हैं, वो मास्क भी इलेक्ट्रिक पकड़े तस्वीरें, मसवाका। मास्क। अब वो उसको बेच नहीं रहे होते, असल में वो तो आपकी गाड़ी का शीशा नॉक करके आपसे पैसे मांग रहे होते हैं कि अल्लाह के नाम को कुछ दे जाए। लेकिन अगर आपके पास पुलिस उस वक्त वहां पर आएगी तो वो उसको कहेंगे जी हम तो बेच रहे हैं, हम तो वेंडर्स हैं। बिल्कुल भाई साहब तुसी तो पैसे खा के जेब च पा लेने इत्थे। फकीर ही बैठे मेरे को मैं तो ये समझना वा शाही साहब और ने गलती दिल कर पे बैठा यार। शाही साहब ने दिल लेकिन पे असल बात ये लेकिन है, ये दफ्तर को पता चल गया कि इनके जेब में तनख्वाह मिल गई, दफ्तर को पता है नहीं, कल नहीं, नहीं होनी। 1000 इनकी रुपए। जेब में 5000 होते हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं होते, आज आपने दिखा दिया, गलत साबित कर दिया। अच्छा पैसे और भी हैं, मेरे मैं दिखा सकता 1000 रुपये तो ज्यादा अब नहीं ज्यादा ना दिखाइएगा, आयशा ने पीछे बढ़ होते। जाए। ये जो घर के जिस तरह बुजुर्ग होते हैं ना, वो देखिए- नहीं, उनसे पैसे लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी तरह हाजी साहब से पैसे लेना ही मुश्किल काम है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये फकीर जो हैं इन पर इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था, कहाँ गया वो ऑपरेशन? सिर्फ वकील। मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो इंतज़ामिया चील गोश्त बेचना बंद नहीं करा सकी, फ़कीरों को बंद नहीं कर सकी, वो क्या काम करेगी, उससे क्या तवक्को की जा सकती है कि असली पेट्रोल आपको सही बिकवा बात देगी? नहीं, पैसे लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन का रोला होगा। ये भी मेहरबानी है सीटीओ की, मैं उधर ही आने लगी थी। यही मेहरबानी है सीटीओ की कि उसने ट्रैफिक वालों को कहा कि ये फ़कीरों को हटाओ। मैं वही पूछ रही हूँ चंद दिन तक वो मामला चला, अब वो ट्रैफिक वाले भी सुकून में हो गए। आमिर भाई, बहुत डिस्टर्ब होती है ट्रैफिक अच्छा, आपकी गाड़ी के आगे से, जब कोई हटता नहीं तो क्या कर लेंगे। यार, आप- ख्वाजा सरा तो बिल्कुल पीछे नहीं। मैंने एक दफ़ा बड़े साई साहब को, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अपने इन साई साहब को भी ये बात कही थी कि खुदारा ये जो वाइपर से शीशा साफ करने वाले हैं ना,
ये गाड़ी का जायज़ा लेते हैं और ये फ़ोन पर इतला करते हैं कि इस औरत ने कितना जेवर पहना हुआ है, उस गाड़ी में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। और ये आप जब भी आप देखिएगा, ये नौजवान लड़के होंगे, मास्क इन्होंने पहना होगा और ये शीशा साफ़ कर रहे होंगे। शीशा साफ़ करते हुए गाड़ी का जायज़ा लिया जाता है। ये इंटरनेशनली लोगों ने बैन कर दिया ये शीशा साफ़ करने वाला मामला। यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पे ये धड़ल्ले से चल रहा है। और ये धड़ल्ले से डाकों का, ये शादियों का सीजन शुरू होने दें, ये ज़रा मौसम अच्छा होएगा ना, तो आपको ये हर चौक में 10-10, 12-12 लोग सिर्फ ये शीशा साफ करने वाले। सीटीओ साहब ने ये अहकामात वापस ले लिया वार्डन से कि इनको हटाना है इशारों से। अना वो देखें, अब सीटीओ साहब को 100 टास्क मिले हैं जो उन्होंने पूरे पंजाब में भी इम्प्लीमेंट करवाने हैं। सीएम साहबा ने दिए हैं। आजकल तो उस पर फोकस कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको यूनिफॉर्म तब्दील होता हुआ नजर आएगा। ये ग्रे वाला खत्म कर रहे हैं, ग्रे वाला खत्म कर रहे हैं। अच्छा था ये अच्छा था, लेकिन इससे कोई बेहतर कह रहे हैं जी कि उससे भी ज़्यादा सूटेबल जो हमारे वेदर से मिलता जुलता हो। उसके बाद कोई यो किस्म का, हाँ यो किस्म का मसला ये है कि मरियम जो है वो मतलब अब कलरफुल, वो फिर मैंने कहा था पर्पल कलर का। ट्रैफिक पुलिस कितना ट्रैफिक पुलिस आपको जो बैगर्स हैं वो पकड़ के दे देगी, आगे तो अपनी पुलिस ने लेके जाने छोड़ दिहाड़ियाँ। हाँ, बिल्कुल। तो आजकल तो दिन है वो, मुझे फिर वही माहौलियात वाली बात याद आ रही है। मेरा ख्याल है ये रेट तेज करने वाले, ईदी लगाने वाला टाइम है। अब ये जो गैर मेयारी फ्यूल पर पाबंदी लगाई गई है, वहाँ पे रेड होंगे तो रेट बढ़ जाएंगे। बैगर्स जो हैं वो कितने को ख़त्म कर लेंगे। आपको हर चौक चौराहे गली बाज़ार हर जगह पे तो ये नज़र आते हैं, और इतने इतने सोफिस्टिकेटेड हमें फ़कीर नज़र आते हैं कि आप खड़े हैं, बड़े डिसेंट से कपड़े पहने हैं और आएंगे आपके पास, कैसे हैं आप, ठीक हैं, आप समझते हैं कोई जानने वाला आ गया, बाद में कहता है कि 100 रुपया तो दे दे। मैं वाकई ये भी होता है, वाकई मेरे साथ बच्ची है यहाँ पे, मेरे साथ जद्दा एयरपोर्ट पे क्या हुआ, अकबर चौक वाले इशारे पे उसने बकायदा किताबें हाथ में पकड़ी होती हैं, बड़े उसने अच्छा लिबास यानी अच्छा ऊपर बाया पहना होता है, तो वो सिर्फ ये कहती है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास फीस नहीं है, मैं पढ़ने आई थी, हॉस्टल के पैसे नहीं है तो मुझे आप वो दे दें। मेरे साथ जद्दा एयरपोर्ट पे ये हुआ कि मैं गया, मैं अकेला ही था, इसी साल की बात है, तो एक बड़ा ही डिसेंट आदमी, हाजी साहब से वेल ड्रेस्ड, प्यारा सा क्यूट सा बंदा, हाजी पा दे फकीर आए, हाजी पा दे नहीं वो आया ने हाजी रखे इस काम मस्ते आया कि जिधर आए फिट कर दे, दसिया तो है तो पहले वो आया मेरे, मैं उससे सलाम ली, मैंने कहा भाई आप पाकिस्तानी है? उसने कहा हाँ जी। आप कहाँ से? मैंने कहा मैं लाहौर से आया। उसने कहा मैं भी लाहौर से आया। मैंने कहा चलिए मुझे ये बताएं कि मेरा टर्मिनल किस साइड पे आएगा। उसने कहा नहीं मेरे साथ तो एक मसला हो गया, मेरी टिकट का कोई इशू है, तो मैं परसों आया था, आज मैंने वापस जाना है, मेरा 150 रियाल कम हो रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो अकेला होता हूँ, मेरे पास पहले ही थोड़े ऐसे वाकई आपको बहुत उसने कहा चले 50 ही दे दे। मैंने कहा भाई मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे कुछ सपोर्ट करोगे, आप तो उल्टा मांगना शुरू हो गए। मैंने कहा भाई मैं अपनी चीज़ें खुद ढूंढ लूँगा। तो यहाँ पे नौसरबाज भी घूम रहे हैं, यहाँ पे वो सही कह रहे हैं फ़कीर भी घूम रहे हैं, ये एक अजीब सा कल्चर हो गया है। बट ये हम देखते हैं ना, क्योंकि आपकी वक्ती तौर पर मुहिम चलती है, थोड़ा सा वावेला होता है और दोबारा वो चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताए ना, पुलिस में कहते हैं कि कांस्टेबल जो मर्जी कर लो, किन्ना को रिवर्ट कर लो। वो कहते हैं वो आखिरी चौकी ते कोले बॉर्डर ते को बड़े साहब गए सन ते वो नहीं खड़ा होया ना, उन्होंने कहा तो थल्ले होता कोई नहीं देश तो के थाना। ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर हमारी है गैर कानूनी सेल पॉइंट, इसकी तरफ भी आएंगे। आमिर भाई इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन हमारे ही बहुत सारे रिपोर्टर्स, मैंने कहा था इरफान साहब कह रहे थे कि आप गलत बातें आवाम तक पहुंचाते। चले उस पर आ जाएंगे साई साहब, क्योंकि आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं बोलते बकरे। साई साहब बकरे कितने में मिल रहे हैं? आना बकरे तो मिल ही नहीं रहे। वहाँ पे आप मंडी में जाए ना तो जो व्यापारी, अच्छा वैसे बाय द वे कल सिपरा साहब ने मशवरा यही दिया था कि शाहपुर कांजरा जाने से गुरेज करें, वहाँ के जो उन्होंने हालात बताए वाकई बहुत बुरे थे। नहीं वो मैं तो कल भी सिपरा से बात कर रहा था मंडी में, मैंने कहा लोगों के सर में इस तरह का स्प्रिंग फिट हुआ है, इस तरह का व्यापारी को। आप वो एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि जैसे ही हम व्यापारी चाहे सोया भी है ना या खाना खा रहा है तो उसको हम अभी ऐसे करें तो कहता है 5 लाख 4 लाख, इससे नीचे ना वेड़ा मिल रहा है। बकरा मैं और सिपरा घूम रहे थे, सिपरा साहब ने कहा जी कि ये वाला बकरा इसका रेट चेक करते हैं कितना होगा। मैंने कहा होगा 80-85। सिपरा साहब ने कहा नहीं 50 के करीब होगा। तो बाबा जी ने एग्जैक्ट कहा 85,000। और आपका कोई भी वहाँ पे या छोटा जानवर बड़ा जानवर हाथ नहीं लग रहा। मुझे लगता है मंडी टूटेगी आखिरी दिनों में ना, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा हैं। ख़रीदार रात को एक बंदे ने 1,15,000 में बकरा लिया। मैं और सिपरा साहब बाद में भी कह रहे थे कि ये महंगा है, वो कह रहा था कि 7 दिन हो गए हैं मंडी आते हुए। अच्छा
7 दिन बाद वो भी हमने सौदा करवाया। 1,60,000 रुपया मांग रहा था व्यापारी, 1,30,000 से नीचे नहीं आ रहा था। बड़ा था बकरा? बड़ा, इतना बड़ा नहीं था। वो आज प्रोग्राम में आप देख लेंगे। 2 वेड़े जो एंड पे हमने प्रोग्राम ख़त्म किया मनावा मंडी में, तो 2 वेड़े 7.5 लाख में लिए। वो उसमें मज़े की बात यह है कि उसके सारे साथी उसको कह रहे थे कि नहीं बेचना, जो कैमरे के पीछे थे, तो उसने 7.5 में बेच दिए। वो बंदे आ गए, आपने इतने सस्ते क्यों बेच दिए? उन्होंने कहा मेरी वीडियो तो बन गई ना। यानी आपने तो वो कह रहे थे 8.5 से कम नहीं बेचते। ये मैं बोलते बकरे देखे इतने ऐसा मैंने भी किया। साई साहब भी अब कर रहे हैं माशाल्लाह और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और कल मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया, उसने कहा कि आपके जितने रिपोर्टर्स हैं वो सही रिपोर्टिंग नहीं करते, ये उसने कहा। लेकिन बोलते बकरे प्रोग्राम में साई और सिपरा जो हैं वो सही रेट निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि वो ग्राहकों के साथ करते हैं। अदरवाइज जो है आपके वो जो है कर रहे हैं। से बातचीत ज़्यादा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में। मैंने जो ज़रा सा घूम फिर के देखा है मंडियों से हट के, मैं तो मंडी किसी गया नहीं हूँ, वहाँ से हट के जानवर जो है वो आपको सस्ता मिलता है बनिस्बत जो हम टीवी पे देख रहे हैं उससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पिछले साल से सस्ता है या महंगा है, वो जो साल उसकी एक वजह है। पिछले साल आपकी 24 करोड़ समथिंग आबादी थी, अब 25 करोड़ समथिंग है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी महंगाई बढ़ती जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं। भाई साहब उसमें एक और वजह है ना, जो बाहर से इसलिए सस्ता मिलता है। एक तो आपको मंडी का वो जो फीस नहीं देनी पड़ती, फिर हाँ, आप एक जगह ये मैं साई साहब से पूछने लगा था, एक जगह ये अहम पॉइंट है। सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे बाहर खड़े हुए, यही डिस्कस किया था। तो मैंने इनसे कहा था कि वो वहाँ कितना भत्ता ले रहे हैं। शाप और कांजरा मंडी जो है ना, जो मंडी में बैठे हैं ना, वो बेचारे अपना जानवर बेचकर उस पर भी कमीशन देते हैं। शाप और कांजरा जो है ना मंडी इतनी खूबसूरत बन गई है, इतनी अच्छी बन गई है। जब पहले दिन हम गए तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मैं और सिपरा साहब बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन जब हम आखिरी चंक में पहुँचे तो एक चीज़ बड़ी शॉकिंग थी कि एक व्यापारी आ गया, उसने ऐसे ही सादा सी पर्ची थी और इस तरह फटी हुई थी, जिग जैग सा बना था, कोई स्टंप नहीं थी, उस पर 1.5 लाख रुपया लिखा हुआ था। उसने कहा मैं 10 बकरे लेके आया हूँ, मुझसे 1.5 लाख रुपया यहाँ पे रखने का ले रहे हैं 10 दिन। तो फिर उसने वो पैसे फिर हमने उनकी मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने कहा जी 25 रुपये स्क्वायर फीट हम इनको जगह दे रहे हैं, बाकी मंडियों में यही कल सिपरा साहब ने बात बताई है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए मंडियों में जाने से आप देखें मैं और सिपरा क्यों एग्री होते हैं, क्योंकि हम मंडियां घूमते रहे। साई साहब अब घूम रहे हैं, साई साहब को पता चला कि मंडी के अंदर पुलिस का पत्ता अलग है, वहाँ के बदमाश का पत्ता अलग है। वक्त कम है जी, चले आमिर भाई के मशवरे पे अमल करें, जाएं अपने लिए कुर्बानी का जानवर जो है वो जरूर ढूंढे, लेकिन थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा भी करें, थोड़ा सा ट्रेंड देख के कीमत जितनी कम हो सकती है जरूर आप बार्गेनिंग करके जानवर खरीदें। थैंक यू सो मच। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सो शहर के मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं, बट इस टाइम पे कुछ हमें पता ही है, चल रहा है, मालूमात ये है कि जी रश कम है, शाम के टाइम में ज़्यादा होता है जब अपने ऑफिस से लोग फारिग होकर चले जाते हैं। लेकिन हम आपके साथ क्योंकि हर रोज़ का शेयर इसलिए कर रहे हैं, आप जब घर से जाएँ तो आपको पता हो कि जी किस मंडी में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर इतने का बड़ा जानवर मिल जाएगा, छोटा जानवर मिल जाएगा। कुछ मंडियों में आपको मैक्सिमम बड़े जानवर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कुछ में छोटे जानवर ज़्यादा हैं। सो आप घर से जाएँ तो तैयारी के साथ जाएँ। अच्छा जी, हमारे रिपोर्टर तलहा हमारा वेट कर रही हैं, सो उनकी तरफ चलते हैं, तो पूछ लेते हैं कि जी क्या ट्रेंड देख रहे हैं, ख़रीदार जो आ रहे हैं वो जेब में कितने पैसे लेके आ रहे हैं, व्यापारियों के रेट क्या हैं। तलहा आप बताइएगा, जहाँ पर आप मौजूद है जिस मंडी में, रेट क्या है यहाँ पर बड़े जानवर के और छोटे जानवर के? जी है ना, सबसे पहले तो मैं आपको अगर रेट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो बड़े जानवर हैं, जो बड़े जानवर में बैल और बछड़े हैं, उनकी कीमतें 1.5 लाख से 3 लाख के दरमियान है, जिसका वज़न तकरीबन कोई 2 मन 3 मन के करीब है। जो 10 मन से ऊपर के वज़न के जो जानवर हैं वो थोड़े महंगे दामों यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। अगर बकरों की बात करें तो बकरे जो हैं वो भी 60,000 से 2 लाख के दरमियान यहाँ पर आसानी से मिल रहे हैं। छतरे थोड़े सस्ते हैं जो कि 40,000 से 60-70,000 80,000 तक में अच्छा छतरा यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं अगर आपको पीछे ही दिखा दूँ, ये वाइट कलर का एक खड़ा है और एक ये ब्राउन कलर का बैल खड़ा है। अगर इसके नाम जो हैं बड़े फ़नी से रखे हैं, फ़नी भी कह लें या जो भी, इसका नाम बिल्लो रानी रखा हुआ इन्होंने, और वो पीछे जो है वो शेख रशीद हैं, उन दोनों को इकट्ठा बांधते हैं। ये क्यों नाम क्यों रखा है और क्यों इकट्ठा बांधते, बताइएगा क्या खासियत है जो आपने ये नाम रख लिए हैं इनके? क्या ये जो है ना, ये शेख रशीद है, ये वैसे बिल्लो रानी से बड़ा प्यार करता है,
इसके साथ अगर कोई और बच्चा बांधे तो ये उसे मारता है। अच्छा। तो इसलिए हमने ना बिल्लो रानी को इसके साथ बांधा हुआ है। बिल्लो रानी को साथ बांधा हुआ है और शेख रशीद नाम रखा हुआ है। अगर ओवरऑल मैं सूरत हाल की बात बताऊं तो यहाँ पर जो गाहक हैं, तलहा, ये जो उनकी नाम जानब से रखे गए निभाव हैं का ये क्या सिलसिला अट्रैक्शन के लिए रखे गए हैं? गाहक क्या इन नामों से भी इम्प्रेस होकर जानवर खरीद लेते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, शौक का कोई मोल नहीं होता यहाँ पर। अगर मैं बताऊं तो कुछ जो व्यापारी हजरात हैं उनकी कोशिश होती है कि अपने जानवर को सजाया जाए, उनके नाम इस तरह के अट्रैक्टिव रखे जाएं ताकि जो खरीदार है वो उसको देखते ही उसके जो उसके कॉन्सेप्ट है, उसका माइंड जो है वो किसी और तरफ चला जाए और वो उसके नाम की वजह से या उसकी खूबसूरती की वजह से उसको खरीद ले। तो शायद इसी वजह से ये नाम रखे हुए हैं। इनका नाम, ये जो वाइट कलर की है इसका नाम बिल्लो रानी रखा हुआ है और वो पीछे जो है वो शेख रशीद है। इसके अलावा भी कोई ऐसा अनोखा नाम है जो आपने तलहा, इनकी खरीदारों कीमत की- जरा पूछ के बताएं, इनकी कीमत क्या है? और जब व्यापारी जो कीमत बताते हैं गाहक का उस पर रिएक्शन क्या होता है? जानवर है उसका नाम नवाज शरीफ भी है। अच्छा बताइएगा कि इनकी कीमतें क्या है? ये जो बिल्लो रानी है वो कितने की आप बेचेंगे और वो जो पीछे शेख रशीद साहब हैं वो कितने के बेचेंगे? यार ये जो बिल्लो रानी है ना, ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, देखा जाए तो इसकी कीमत है ही कोई नहीं। लेकिन अगर किसी भाई को ये उसको देंगे जिसको शौक है तो ये 25 लाख का देंगे। 25 लाख 25 लाख का ये भी उसे इसको दोगे जिसको शौक है, आम बंदे को नहीं हम देंगे। नहीं देंगे। ये शौकिया तौर पे पाला। ये शेख रशीद जाने देंगे इसे कि नहीं? नहीं, ये शेख रशीद भी देंगे, लेकिन कोई बंदा समझदार हो जो उसे समझ सकता हो उसको देंगे शेख रशीद। मुझे लगता है ये इकट्ठे बिकेंगे। आपने कीमतें भी जान ली। पीछे शेख रशीद की क्या कीमत बताई थी इस बैल की? वो जो शेख रशीद है उसकी 45 लाख कीमत है। अगर बिल्लो रानी और शेख रशीद कोई इकट्ठा ही लेगा तो मैं 50% डिस्काउंट भी दूंगा। लो जी, अगर कोई इकट्ठा ले लेगा तो इसको 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं शेख रशीद और बिल्लो रानी। ये कहना है इनका ये है कि इकट्ठे रहते हैं और 25 लाख इसका मांगा जा रहा है बिल्लो रानी का और शेख रशीद बैल का। चलें, आप तो खासा उसके करीब हैं बिल्लो रानी के और हो सकता है आपको मुफ्ती दे दे जितने पास आप खड़े, लेकिन इनसे बच के रहना पड़ता है। जानवर आप देखें बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े जानवर भी। आयशा जरा स्क्रीन पर आप दिखा दें क्योंकि जानवर बहुत ज़बरदस्त है। सो अगर आप लोगों ने जाना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा तलहा, ज़रा मुझे ओवरऑल बता दें यहाँ पर छोटा जानवर ये जो बकरे हम देख रहे हैं मैक्सिमम कितनी कीमत से शुरू होकर कहाँ तक मिल रहे हैं? तकरीबन अगर शुरू करें तो 60,000 से शुरू होता है। 60,000 से नीचे कोई बकरा यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसकी कुर्बानी की जा सके। 60,000 से शुरू होता है और तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख और जो ज़्यादा नस्ली बकरे राजनपुरी बकरे हैं उनकी कीमतें 2.5 लाख से शुरू होती हैं। वो कद काट में भी बड़े होते हैं और देखने में भी उनकी रंगत सफ़ेद होती है, इसलिए उनके पैसे भी ज़्यादा मांगे जाते हैं। लेकिन जो देसी बकरे हैं जो आम रूटीन में ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के और मुख्तलिफ कलरों के नज़र आते हैं, वो यहाँ पर 60,000 से लेके 1.5 लाख तक दस्तयाब हैं जो यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं। इसके बाद छतरों की अगर बात करें तो छतरे और जो दुम्बे हैं उनकी कीमत थोड़ी कम नज़र आ रही है। 40,000 से छतरा शुरू हो जाता है जो कुर्बानी के काबिल भी होता है। 40,000 से लेके 60, 70, 80,000 रुपये में आपको यहाँ पर छतरा भी मिल जाएगा। और जो दुम्बा है अफ़गानी नस्ल के यहाँ पर दुम्बे में उनकी कीमतें हमें तलहा बता रही हैं और आप देख सकते हैं जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। गाहक इस टाइम कम नजर आ रहे हैं और व्यापारी इंतजार कर रहे हैं जी, लेकिन शाम के टाइम हम देखते हैं लोग घरों से निकलते हैं और अपने काम को निपटा कर फिर जानवर की खरीदारी के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने जाना है बड़ा जानवर खरीदना है उनके पास कम अज कम जो है वो 2 लाख से ऊपर पैसे होने चाहिए अगर आप बड़ा अच्छा जानवर खरीदना चाह रहे हैं। छोटा अच्छा जानवर खरीदना है तो 1 लाख रुपए तक तो आपके पास पैसे होने चाहिए। इससे कम आपको मंडी में तो नहीं मिल रहा, आसपास अगर आप आते जाते देख लें तो शायद आपको मिल जाए। सो इंतजामात भी हम देख रहे हैं मंडियों में, अभी व्यापारी जो बता रहे हैं फिलहाल मुतमईन है जी। बाकी मंडियों की सूरत हाल भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तलहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया जी जानवरों की कीमतों के हवाले से। अभी चलते हैं जी दिल्ली की तरफ। 3 तारीख है आज, सालगिरह है जी अलीशा मुजाहिद की, सारा की, जैगम रियाज, मोहम्मद दानिश, रमजान सिद्दीक भट्टी, इसके बाद जी अब्दुल्ला और तलहा बिलाल और मायदा वहीद जी सिटी 42 की रिपोर्टर हैं। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, स्पेशली जी मायदा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप जिनके आज बर्थडे है जी उनको तो हम विश कर ही रहे हैं, लेकिन जिनके कल बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भिजवा सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, स्क्रीन पर नंबर है जी, इस नंबर पर आपने भेजनी है अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ। अगर फैमिली में किसी की बर्थडे, आपकी किसी फ्रेंड की बर्थडे है, टीचर की बर्थडे है, आप हमें भिजवाएं और उनको बहुत स्पेशल फील कराएं जी। तरीकेकार बहुत सिंपल है, नंबर है जी व्हाट्सएप, इस पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पिक्चर और नाम भेजना है, बाकी कहानियाँ सुनाने की जरूरत नहीं है जी। और इसके लिए होता क्या है, जो लोग जल्दी आ जाते हैं वो जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। सो उन लोगों से भी गुजारिश है जो हमें, मेरी प्रोड्यूसर को, हम लोगों को भेजते हैं, इस नंबर पर जो आ जाएंगे पिक्चर्स, हम उन्हें ज़रूर 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 प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं और वो है माल का हाल। अच्छा जी, डिफरेंट करेंसी रेट हमने आपके साथ शेयर करने, हम चाहते हैं आपको घर बैठे हम अपडेटेड रखें, तो आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। सो नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले जी अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जिनकी बर्थडे है जी वो हमें अपने नाम भिजवा दें अपनी पिक्चर्स के साथ और कल के प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम अपने बहुत ज़बरदस्त मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब जैसे मैं सिर्फ होस्टिंग ही कर सकती हूँ, लेकिन आज की हमारी मेहमान माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड हैं जी। आप उन्हें मॉर्निंग शो करते भी देखते हैं, होस्टिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं और उसके साथ साथ सिंगिंग उससे भी ज़बरदस्त और आला करती हैं, वो हम आपको दिखा भी देंगे। और इसके साथ साथ अगर अदाकारी की हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त अदाकारा भी हैं जी। अपनी मेहमान को वेलकम कहेंगे जी। फ़िज़ाली ने हमें ज्वाइन किया है 24 हमारा जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर मॉर्निंग शो की खिदमत, और अभी अभी अपना मॉर्निंग शो करके हमें ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप भी बहुत अच्छा शो कंडक्ट करती हैं और आप हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं हूँ या आप हैं तो 24 न्यूज़। बिल्कुल ऐसे ही है जी, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हम सब हिस्सा है और हम एक फैमिली की तरह ही हैं। मॉर्निंग शो करना लोगों को लगता है बहुत आसान है, वाकई आसान है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग शो मुझे लगता है सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनका ना एक बड़ा रिलेशन डेवलप हुआ है अपनी आवाम के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ। स्टार बहुत सारे लोग होंगे, मे बी उनका एक बड़ा जॉनरा हो, स्टारडम हो, क्लास हो, ये हो, चीज़ें लोग फॉलो करते हो, देखते हैं उनको। बट जो मॉर्निंग शो की होस्ट होती है ना, उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ घर बैठी औरत के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और माशी मसाइल, फिर वो वाली बातें जो एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द महसूस कर सकती है। जैसे हम दो दोस्तें अगर एक दूसरे से बात कर रही हैं और आप मुझसे कोई अपना पेन डिस्कस कर दें, इफ़ आई फील दैट और मैं उसको पोर्ट्रे कर सकूँ, आपकी कोई मदद कर सकूँ, आपको कोई अच्छा मशवरा है, क्योंकि मशवरा अल्लाह की अमानत भी है। बिल्कुल। तो अगर मैं ऐसे काम कर सकती हूँ तो फिर मैं मॉर्निंग शो कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। अगर मैंने सिर्फ यूँ ओह ये ओह नो ओह माय गॉड हु आर यू, तो फिर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर तो जो मॉर्निंग शो है वो होस्टिंग नहीं है, हाँ कनेक्शन है। बिल्कुल सही कहा। अगर कोई मॉर्निंग शो को अगर होस्ट के तौर पे लेता है ना कि एंकर है, एंकर है, एंकरिंग, दैट इज नॉट नहीं पॉसिबल। एंकरिंग के बड़े शेड्स हैं, ओपरा को देख लें, उनका जो शेड था वो जॉनरा आज तक कोई नहीं भूल सकता, क्या उनका स्टाइल ओपरा का। ये चीज़ें जो है ना डिफरेंट हैं, हर एक की अपने अपने स्टैंडर्ड की। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मुझे ज़रा रूटीन बताएं, लोगों को लगता है कि अच्छा स्क्रीन पे आ गए तो बस ये तो बस तैयार होके मौजे करते हैं, बैठ जाते हैं। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर से निकलना टाइम पे, यहाँ पर तैयार होकर टाइम पे, एक तलवार लटक रही होती है ना ऊपर, आप अपने टाइम से इधर उधर नहीं हो सकते, आंधी तूफान बारिश हो, आपने टाइम पे पहुँचना है। ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है ना, किसी को तो ये बात ही नहीं पता कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल होता है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी आप खुद बीमार हैं इवन। हाँ, मतलब मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखवाना चाहिए कि अगर किसी की डेथ होने वाली, अल्लाह ना करे, किसी भी रिश्तेदार की या कोई अपने अजीज़ो अकारिब की, तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा देना है कि अगर अर्जेंटली डेथ हो गई तो प्लीज़ हमें ऑफ दे दीजिएगा। हम लोग की ऑफ नहीं होती है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम बड़े तकलीफ दर्द जो है सहते हैं।
हमारे घर में कोई आफत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, हमें सुबह उठ के वैसे ही तैयार होके तो और आप अपने चेहरे पे भी वो चीजें नहीं आने देते ना, सिर्फ अब अपनी मैं पब्लिक कल वाली बात से सुबह देखो, मैंने कल सना की जो डेथ नहीं है, जो टिकटॉकर है यार, बिल्कुल। उसकी डेथ का मैंने कल रात को, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ, 10:30-11 बजे तक मैं ऑफ टू स्लीप होती हूँ, तो फिर मैंने वो जब एक रिपोर्ट देखी, न्यूज़ देखी, तो मुझे कहा कि मैंने कहा शायद ये जैसे मेरे लिए या किसी के लिए लोग छाप देते हैं, झूठी खबर होगी। इतनी छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी, ऐसे कैसे हो सकता है। सुबह जब ये तहलका मेरे ऑफिस में जहाँ पर आई तो मुझे रिसर्च मिली, डाटा मिला, उसके अकाउंट्स देखे, उसका सोशल मीडिया, यार सुबह से मैं इतनी एग्जॉस्ट हूँ कि यार किसी के घर की मासूम छोटी बच्ची, हमारे तो बच्चों के लिए हुई ना, बच्चों के बराबर हुई, तो एक छोटी बच्ची जिसकी जान चली गई, जिसने दुनिया में देखा क्या 17-18 क्या उम्र होती है, कोई घर में आया घुस के मेहमान, उसने 2 गोलियां सीने पे उतार दी उसकी, वो जान से चली गई। तो ऐसे जान लेते हैं ये सोशल मीडिया ने। मैं आपको बताऊं, जंग से मैं नहीं डरी, मैं इस चीज से डर गई। आपको पता है बच्चों वाली, मुझे भी तकलीफ हुई है, मुझे भी, तो वो माए वो बाप वो भी तो यार इस फेज से अभी गुजरे होंगे कि ये हादसा में मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत छोटा लेना चाहिए। ये छोटी सी खबर बना के बस बता देना चाहिए ये हो गया, सुना जावे जो है वो एक टिकटॉकर दे, तो नहीं यार इस पे बात करनी चाहिए ना। मुझे लगता है ये सोशल मीडिया खतरनाक भी बहुत है, यही तो खतरनाक है, बहुत सोशल मीडिया ही तो खतरनाक है। खतरनाक। मुझे लगता है अब आप भी है ना माशाल्लाह से इतना जबरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन तनकीद करने वाले बाज नहीं आते हैं। किस तरह से इन चीजों को देखती हैं? अच्छा, मैं सोशल मीडिया को कख नहीं कुछ समझती। मैं आपको बड़े आम अल्फाजों में अगर मैं बोलूं कि सोशल मीडिया पे वो लोग जो अपने 2 टके के थंबनेलों के लिए काम करते हैं, जिनको गली का कुत्ता नहीं जानता, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत कुछ हैं या हम जो है स्टार हैं, रातों रात की एक जो है ना उनके अंदर सुर्खाब के पढ़ने के लिए, आई डोंट केयर, आई डोंट लाइक देम, आई डोंट फॉलो देम, आई डोंट इवन सी देम, यू नो। जब मैं क्या, दुनिया कोई भी नहीं उनको उनका फॉलो भी नहीं कोई करता, उनको कोई देखता है, वही बात कि उनको गली का कुत्ता नहीं जानता, तो फिर वो कुछ भी बोले तो उनके बोलने से मेरी ज़ात पर टकेगा फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डू, मैं अपनी रिसर्च, अपने काम, मेरे पीछे मेरा एक सालों की मेहनत है, मेरे पीछे मेरे सालों का एफर्ट है। मैं अपने टाइम के हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से अपने कामों को कर करके सीखी हूँ, समझी हूँ, वो फेजेस मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखे, फिर मैं आज इस मुकाम पे पहुंची। आपने ये किया है, आप किसी के भी बारे में मुंह उठा के बकवास कर देते हैं तो क्या? ये सोशल मीडिया पर जो अब लोग हमें नजर आ रहे हैं ना, ये तो चंद दिनों में, चंद महीनों में कहीं आगे पहुंच रहे हैं ना। तो ये आपने सालों की मेहनत ये बताया नहीं है। अभी सना की डेथ पे जो बकवास लोग नीचे लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ मार दिया, उसने करना क्या था, फारशी फैलाने, तुम लोग हो कौन बोलने वाले? सही बात है, इनको कौन पूछता है? सही बात है, इन लोगों की तो सोच पे इंतहाई अफसोस होता है, इतनी नेगेटिविटी। स्ट्रगल के जरा मैं आपकी जानना चाहूंगी, बीइंग अ गर्ल, कब कैसे स्टार्ट किया अपना करियर और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? अच्छा, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो बाकी लड़कियां आती हैं, कुछ लोगों की लक भी काम कर जाती है, तो जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम पे देखे लड़कियां जो लंबी थी उनकी सिलेक्शन थी ऑलरेडी कि ये तो मॉडलिंग ही करेंगी। हाँ। ठीक है, रैंप उस वक्त क्योंकि बड़ा टाइम था, बड़ा अच्छा। जब मैं शोबिज़ में आई तो जोइला एक टॉप की मॉडल होती थी और इतनी हसीन होती थी कि उनको देख के तो बस बंदा कहता था कि ऐसी चुटकी काट के कि कोई इतना खूबसूरत, इतना हसीन हो सकता है, इतनी हसीन जोइला, शी वाज अ टॉप मॉडल। फिर उसके बाद इरज एक मॉडल थी जो कि घुंघराले बाल, सावली, यू नो, खूबसूरत और इतना उनका ग्रेस, दराज कर, वो भी रैंप में जब आती थी तो उनको देखने के बाद बंदा सोच ही नहीं। और वेस्टर्न मॉडल, बिल्कुल बाहर की गोरी मॉडल है, तो उनको भी देखने के बाद हमें समझ नहीं आता था कि हम इस तरह कुछ कर सकेंगे। फिर उसके बाद वनीज़ा अहमद, आपको पता है अब तो वो कोरियोग्राफी भी कर रही हैं, तो उनको भी देखने के बाद बंदा ये कहता था इतनी खूबसूरत, पतली नाक, गोरा चिट्टा रंग, दुबली पतली, तो ये दराज कद के साथ माशाल्लाह तो ये काम करी। जी अली मिलके मैंने उनके साथ एक ईद का भी शो किया अभी, तो इनका भी यही हाल था, टैन प्यारी और घुंघराले बाल, वैसी स्टाइलिश। तो लड़कियों का कंफर्म हो जाता था लंबी लड़की है तो ये रैंप ही करेगी। बिल्कुल ऐसे मैं रैंप नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस दिन मैं रैंप करने के लिए पहले दिन गई थी ना, मेरा जब पहला शो था, तो उस दिन ना मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मैंने सब लड़कियों के साथ ना ड्रेसिंग में ड्रेसेस चेंज करने, डिज़ाइनर से मुझे कपड़े पहनाने, लड़के वहाँ पे नहीं थे। ऑल्दो लड़कियों का अलग सेक्शन होता था, लड़कों का अलग होता था, मगर मुझे लड़कियों से भी शर्म आ रही थी कि मैंने इनके सामने कपड़े बदलने। मेरे लिए तो बिल्कुल नई बात थी ना, शौक बड़ा था ये करना, यूँ करना, मगर जब बात फैशन शो की आई तो मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा ये बात अगर अम्मी को पता चल गई ना, अम्मी ने मुझे बहुत मारना है। अब दिमाग में अम्मी वाली बात, क्योंकि मैं जब छोटी थी अम्मी मुझे कहती थी, मैं जिस झूले पे बैठती थी ना तो अम्मी मुझसे पूछती थी तुमने चूना खाया, तुमने मिट्टी खाई है, तो मैं झूठ बोलती थी अम्मी नहीं खाई है। किसी भी दीवार का चूना उखड़ा अम्मी कह देती थी फिजा ने खाया, तो अम्मी पूछती थी, मैं झूठ बोलती थी नहीं खाया।
तो ना अम्मी कहती थी ये झूला गिर जाएगा, झूठ बोलोगी, यही आसमान से भी एक हवा आएगी तेज आंधी तूफान में और ये झूला गिर जाएगा, यहीं दब जाऊंगी, सच बताओ। तो वो मेरे दिमाग में अभी तक वो झूला मैं झूल रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगी अगर मैंने कभी झूठ बोला या कुछ। तो मैंने कहा अम्मी को तो बताना पड़ेगा, मगर कपड़े नहीं बदले। मैं चली गई कपड़े लेके वॉशरूम में, वो एक क्लब था वहाँ पे, तो जहाँ पे फैशन शो रहा था, मैं चली गई चेंज करने के लिए। वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, तो उसको भी मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए सब बाहर चलिए, मैं चेंज कर। वो जिस स्टूल पे बैठी थी वॉशरूम में चेंज करने के बाद भारी जोड़ा ब्राइडल में वहीं सो गई। मैं बाहर निकली तो वहाँ पे वो जो तंबू शंबू सारे शो के लिए लगे थे, सारा स्टेज से वो उतर रहा था और डिजाइनर वहाँ पागल हो रही थी, लड़की मेरा जोड़ा लेके भाग गई, चोरी हो गया। आपको समझ आ रही है? तो ऐसा कुछ था नहीं, मैं तो डरी गई। मैंने कहा यार ये तो मैं कुछ और करने निकली थी, तो कहानियां कुछ। फिर मेरे ना दिल में अजीब सा कुछ वसवसा आ गया। मैंने कहा मैं इधर के लिए नहीं बनी, मैंने नहीं करना ये सब कुछ। अच्छा। हाँ, बस अल्लाह ताला ने फिर मुझे पकड़ा और मुझे जो है सिलेक्शन मिल गई मेहंदी ड्रामे में। फिर मैंने मेहंदी ड्रामा किया जावेद खान। यानी एक्टिंग का प्लान नहीं था? नहीं, मुझे सादिया मैम ने फर्स्ट ब्रेक दी थी। तपिश एक ड्रामा था, उनकी डायरेक्शन में किया था। अच्छा। वो किया। एहसन खान उनका पहला प्ले था, एहसन खान मेरे ऑपोजिट थे। तो खूबसूरत इतना था एहसन खान के, उसको देखती थी तो डायलॉग भूल जाती थी मैं। हाँ, नीली नीली आंखों वाला लड़का मेरे आगे अब मैं अभी भी खूबसूरत, चिट्टी गोरी नहीं थी ना, वो चिट्टा गोरा था। तो वो जब कोई रोमांटिक से वो फिल्म करके आया था, कोई रोमांटिक सीन करके यूँ देखता था, तो उसके बाद मैं डायलॉग भूल जाती थी, कहती थी सब कुछ। अब मैं उसको देखे बगैर इधर उधर डायलॉग बोल देती थी। जब आंखों में देखने की बात है तो एहसन के सामने एक्टिंग ही नहीं होती, सूरत बहुत था। सही। तो ये बड़ी मुश्किल एफर्ट्स मैंने किए हैं। फिर 2-2 बसें बदल के जाती थी मैं जब ड्रामों पे जाती थी, क्योंकि मैं पहले स्कूल जाती थी। स्कूल से मुझे जब मैं मेहंदी ड्रामा करती थी, जितनी भी मेरी मेहंदी ड्रामे की कास्ट थी, किसी न किसी की बारी लगा देते थे कि फिजा को स्कूल से पिक करके ले आओ। आई वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 के मेरे एग्जाम्स होने वाले थे। अच्छा। मैं अपने प्रिंसिपल टीचर सबको बताती थी, तो कोई यकीन नहीं करता था। तो किसी दिन जब ये स्टार वगैरह मुझे बाहर लेने आ जाते थे तो चीखें मारती थी सारी लड़कियां बच्चियां, यार नहीं ये सच बोल रही है, ये कर रही है कोई ड्रामा होता था टीवी पे आ रहे भाई। हाँ, ये कोई कर रही है ड्रामा। फिर जब वो ऑन ईयर हो गया मेहंदी ड्रामा, तो बिठा के मुझसे फिर मेरी प्रिंसिपल सब पूछती थी, अच्छा बताओ आगे क्या होगा अगली एपिसोड में। तो मैं पढ़ती कम थी, तो प्रिंसिपल के साथ केले सेब खाती थी और उनको ड्रामे की स्टोरियां बता और झूठी बताती थी। सही। आगे की तो मैंने खुद नहीं पता होती थी। सही बात है। तो एंड में मैं कहती थी हुमायूं सईद जो ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुमायूं सईद एंड में मर गया था। तो बड़े मजे की कहानी है, बड़ी एफर्ट। सही। सो यहाँ से करियर का स्टार्ट हुआ और फिर चलते चले गए। हाँ, मगर साथ में जॉब भी की, पढ़ाई भी की। मैं एक रिजॉर्ट कंपनी में काम करती थी। मुश्किल लाइफ गुजारी। हाँ, बाहर की गोरों की कंपनी थी, तो फिर एक टेली मार्केटिंग करती थी। 2-3 बैंक की जॉब्स की है मैंने। जबरदस्त। ठीक है। फिर मैंने टीचिंग की है। फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी शाम को उसी स्कूल के छोटे बच्चों की स्कूल की कॉपीज चेक करती थी। फिर इस तरह से मैंने लड़कियां भी इतनी मेहनती होती हैं, लोगों को नहीं लगता। हाँ, फिर मैं बहुत छोटी थी तो मेरी अम्मी की ना शॉप थी 3 तलवार पे क्लिफ्टन में। तो मैं, मेरा भाई, मेरी बहन शुरू से हम क्या करते थे, मैं तो बहुत ही छोटी थी, 9 साल की थी, तो हम तीनों स्कूल से आते थे बस से। उधर भी 2 बसें बदल के आते थे हम लोग, क्योंकि हम गुलबर्ग में रहते थे उस वक्त। तो हम क्लिफ्टन आते थे, तो 2 बसें बदल के स्कूल से आते थे और आके अम्मी की दुकान में बैठते थे एज ए सेल्स गर्ल। तीनों बच्चे काम करते थे। अम्मी ने हमें पैरों पे खड़ा कर दिया, बचपन से आदत डाल दी काम करने की। सही। और अम्मी हमें सैलरी भी देती थी, हमें बोनस भी देती थी, वो अलग बात है बाद में खुद ले लेती थी। मगर हाथ में देती थी कि जो करेगा उसको कमीशन भी मिलेगा। तो हम सेल्स गर्ल थे अम्मी की दुकान में, छोटी सी उम्र, 9 साल की उम्र थी मेरी। सही। और मैं अच्छा डील करती थी, क्योंकि उस वक्त क्लिफ्टन वगैरह में गोरे वगैरह आते थे, टूरिस्ट आते थे, तो अम्मी के पास हर किस्म का आइटम होता था, कपड़े, लैम्प, ज्वेलरी, बॉल्स, खेलना चीज़ें, सब कुछ। तो हम डील करते थे। सबसे ज़्यादा लोग मुझसे प्यार करते थे और मैं डील अच्छा करती थी। तो आप अपनी कामयाबी का रिस्पॉन्सिबल भी अपनी अम्मा को अम्मी यार 9 साल की बच्ची को पैरों पे खड़ा कर दिया अम्मी। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। आदत डाल दी ना काम की, काम करने की आदत, घर की भी काम की आदत डाली, सफाई सुथराई चीजें, कपड़े सीना, कढ़ाइयाँ करना। अभी भी घर का काम करती खुद? सारा। अभी वैसे है मेरे पास स्टाफ, टाइम नहीं मिलता, सच्ची बात है। मैंने भी घर एक नया शिफ्ट किया है, तो वो AI का मॉडल घर है, सब कुछ मेरे घर में ना वो है, मतलब आई जस्ट से चिमनी, तो चिमनी सब कुछ कर देती है। मैं चिमनी को बोलती हूँ मेरा चूल्हा साफ हो जाता है। मेरे घर में एक चिमनी है रोबोट, वो सब सफाई कर देती है। मुझे तो पता चला था आप एक दिन मेकअप रूम में खाना खुद बना के लाई थी, मेकअप आर्टिस्ट। खाना पकाती हूँ तो वो चिमनी थोड़ी पकाती। हाँ। वो तो कोई चाइनीज, जापानीज, कोरियन कोई चिमनी है, अल्लाह की तरफ से हमें मिल गई है उस घर में। सब कुछ बना AI का मॉडल हाउस है ना। अच्छा। पहला हाईटेक हाउस है जिसमें आप सब कुछ, पर्दे, लाइटें, फैन, सब कुछ अपने हाथ इशारे और
बातों से, तो अपनी आवाज से, जैसे हम मोबाइल पे हमारी सीरी है बिल्कुल ऐसे ही। उसी तरह एक चिमनी है, चलिए तो जी, वो चलती है। जबरदस्त। तो खाना शाना सब कुछ बना लेती हाँ हाँ, मेरे से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। अच्छा, ईद पे भी खाना शाना घर में बनाती हूँ? कुछ अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। खाने मैं ना बनाऊं, मेरी बेटी मेरे हाथ के बगैर पता ये इसीलिए चीजें पूछी, लोगों को लगता है पता नहीं ये जो टीवी पे लोग आ रहे हैं ये तो कुछ नहीं करते, मुलाजिम आप मेरे सारा हाथ कुछ देख रहे हैं ना, करते हैं। ये निशानियां होती हैं। सही अगर बात है। आपकी ये पोर्स डार्क है और आपके नेल्स इतने, क्योंकि मैं नकली नेल्स लगाती हूँ, भी सुबह लगाए थे उतार दी, तो वो जिनके डार्क होंगे ना पोर्स, वो कुकिंग करते हैं, खाना उनके शाना डार्क खुद हो बनाते जाते हैं। सही। ठीक है, जो बर्तन धोते हैं उनके हाथ इस तरह लकीरें देखें ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो लड़की का चेहरा सीरत देखनी चाहिए, ये लड़की के हाथ पैर नहीं देखने चाहिए इस तरह के। ठीक है, साफ होते हैं क्योंकि आपको घरेलू काम लड़की वाले को हाथ चाहिए। अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आपको चाहिए होते हैं हर फन वाला लड़की, काम भी करती हो, खाने शाने भी बनाती हो, फिर आप हाथ पाँव को लेके भी काम वाले हाथ दूसरे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सिंगिंग कैसे स्टार्ट की? अच्छा, मेरे सिंगिंग, क्योंकि अम्मी बहुत अच्छा गाती थी, मेरी अम्मी ऐसे गाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी अम्मी ने रेडियो पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सॉन्ग्स गाए हुए हैं। तो हम छोटे से थे तो अम्मी को देखते थे, अम्मी लोरियाँ जो हमें सुनाती थी वो सब गुनगुना के, वो ज़माने के बेजी बोरा की फिल्म के जो हमने कभी सुने भी नहीं, मैंने बहुत से गाने सिर्फ अम्मी की लोरियों में सुने। अच्छा। और आज तक उनको शायद गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा ना सुना। तो मैं कहीं अगर गुनगुना दूँ तो लोग मुझे बोलते हैं ये गाना तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, ये तुम्हें कैसे आता है? अभी तो इंडिया पाकिस्तान की जंग चल गई, वरना अम्मी ने मुझे सिर्फ इंडियन सॉन्ग्स में ही पाला है। मैं तो गा भी नहीं सकूंगी। नूर जहाँ जी के भी बहुत गाए, मेहदी हसन के भी, मगर ज़्यादा आपको पता है हमारा बड़ा ट्रेंड रहा है क्योंकि हम सुनते रहे इंडिया के गाने भी। तो अभी भी मैं कोई गाने अपलोड कर देती हूँ सोशल मीडिया पे ना इंडिया के, तो मुझे कोई लिख देता है तो मैं कहती हूँ भाई ये गाना जंग से पहले का था। किसी से नहीं है सीखा, प्रॉपर किसी से नहीं सिंगिंग? मेरे अब्बू से सीखा। मेरे अब्बू एक म्यूजिक टीचर भी थे, उन्होंने बेसिक शौक में, उनकी फैक्ट्रियाँ थी, चीज़ें थी, सब कुछ अच्छे घर के थे, मगर उनके अंदर इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने स्पेशली क्लासेस लेके सीखा था और वो खुद टीचर बन गए थे म्यूजिक के। उनके पास स्टूडेंट्स आते थे। तो अम्मी भी सिखाई थी, अम्मी ने भी बड़े शौक से सीखा था। एक तो अब्बू से सीख लिया था। ठीक है, मियाँ ही जब टीचर हो तो बीवी अपने शौक पूरे कर लेती है, आपको पता है। मगर प्रोफेशनली अम्मी को गाने की इजाज़त नहीं थी, ना ही अब्बू को पसंद था कि मैं मेन स्ट्रीम पे गाऊँ। तो अम्मी अब्बू दोनों मेरे हसीन, खूबसूरत, इतने मैंने आज तक दुनिया में इतने खूबसूरत लोग कभी नहीं देखे। किसी के अम्मी अब्बू मैंने देखे ही नहीं इतने प्यारे। दराज का तो ये लंबे बाल, तो चिट्टा रंग दूध की तरह, मैं तो अम्मी की मासी लगती हूँ इतने। हाँ, और सोचो कि अम्मी के 8 बच्चे। अच्छा। 10 थे, 2 का इंतकाल हो गया, तो 8 रह गए। 8 में से भी एक और बहन, मेरी बड़ी बहन अभी लाहौर में 2 साल पहले उनका, 1.5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, मेरे घर पे लाहौर में, कराची में रहती थी। तो अब हम 7 रह गए पीछे। दुआ कीजिएगा, खैर ऑफिस सबका अच्छा वक्त, इंशाल्लाह जी, अच्छे अल्लाह बुलावे ताला के साथ सबको सेहत, तंदुरुस्ती और अच्छी जिंदगी हो। अच्छा हाँ, जी, भाई बहनों के साथ दे, सब प्यार। आमीन आमीन। गाना आपका बड़ा मशहूर जा रहा है आजकल, मक्खी। कौन सा वाला? मक्खी किसने लिखा? मक्खी, पता नहीं, लोग वैसे बातें कर रहे हैं कि मेरे ना चलते शो पे यहाँ लाइव मैं मॉर्निंग शो की होस्टिंग कर रही थी, पिछले साल की बात है, तो मेरे ना मक्खी घुस गई। बातें करते करते मेरे हलक के अंदर मक्खी घुस गई। उससे एक दिन पहले मैंने वो अदनान समी, अदनान भाई नहीं है, सिद्दीकी जी, बिल्कुल, उनकी मक्खी का डिस्कस किया था। तो मुझे लगा अल्लाह ताला को जो है ना कोई मुझे सजा देनी थी। मेरे लाइव चलते शो में स्क्रीन पे रिकॉर्ड हुआ मक्खी। फिर वो मक्खी मुझे वॉमिट हुई तो निकली बाहर। वो मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि देखें मुझे ये पूरा जो है ना चिपक गई थी, उसने पंजे लड़ाए। तो डॉक्टर साहब हमारे शो पे आए हुए थे, कोई शम्स साहब थे, थेरेपिस्ट थे, उन्होंने मेरी पीठ पे जो तबला बजाया, सांस रुक गई थी। सांस रुक जाती होती वरना मर जाता होता। उन्हें मेरी पीठ पे ऐसा तबला बजाया, मुझे आज तक वो चपेड़े भी याद है पीठ की। मगर वो फॉर माई हेल्थ से, फॉर माई सर्वाइविंग। तो मुझे जब समझ आया, मुझे लगा शायद ये इस वजह से हुआ है कि मैंने किसी की बात छेड़ी है तो अब मेरी भी अल्लाह ताला ने पकड़ कर ली। तो ये गाना लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मुंह में मक्खी गई थी। तो मैंने मक्खी बहुत पहले से मैं गा चुकी थी और ये डिफरेंट सॉन्ग था कि मुझे लग नहीं रहा था मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये लफ्ज़ ऐसे ना कि बन शहद गया सी मैनू चुम चुम के सारी शहर दे शहद दी मक्खियां नू। तो वो जो लड़कियां शिकायत करती है ना कि मतलब तुमने मुझसे भी प्यार किया है तो तुम्हें दूसरी लड़कियां भी चाहिए, उनके साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो यार। आपको पता है फिर मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, वो शादी के बाद के भी मसले हैं, शादी से पहले भी। तो कॉन्फिडेंस जो ना आज की लड़की को मर्द नहीं देता, सेटिस्फैक्शन नहीं देता कि नहीं भाई मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हारा ही हूँ, ठीक है, या मेरी तुमसे मंगनी हो गई तो मैं तुम्हारा हूँ, या मैं तुमसे इश्क मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा। ठीक है, तो ये है नहीं ना हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, हमने आपसे गाना सुना, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद जब हम आते हैं तुम भी ब्रेक लेती हो? हाँ, ब्रेक जरूरी है, इसके बगैर तो काम नहीं चलता जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
कोई पीर कम आया ना कोई दम कम आया, ना कोई पीर कम आया ना कोई दम कम आया, ना चंगा मेरा किता कोई कम कम आया। तो खा दिता जिन्ने कुलदानी अखियां नू बन शहद गया सी मोया, चुम चुम के सारे शहर दे शहद दी मक्खियां नू बन शहद गया सी मोया, चुम चुम के सारे शहर दे शहद दी मक्खियां नू। किवें मैं निभाया है, जिन्ना भी वेला ओदे नाल लंघाया है, जानदा है रब मेरा किवें मैं निभाया है। देख जग दिया सारियां खुशियां गल च अपने मैं धोखा पाया है। हाय हंजुआं दे हार परोनिया मैं गल्ला सोच के रोनिया मैं, मेरे बाने मिलदा सी मेरी सखियां नू बन शहद गया सी मोया, चुम चुम के सारे शहर दे शहद दी मक्खियां नू बन शहद गया सी मोया, चुम चुम के सारे शहर दे शहद दी मक्खियां नू। मेरा हंसना हंसना तेनू याद आवेगा, मेरी बात सिलाना तेनू याद आवेगा, जदों तेरा कोई तोड़ेगा दिल तेनू लगेगा ज़माना याद आवेगा। लग्या सी मैनू कदी छड़ के ना जाएगा, प्यार ओदा बस मेरे हिस्से आएगा। लग्या सी मैनू कदी छड़ के ना जाएगा, प्यार ओदा बस मेरे हिस्से आएगा। जो मेरे सिर दिया चुकदा सी कसमां कई दिलां दे विच घर ओ बनाएगा। हाय उसदा आवाज़ मैनू रोल दिता है, पैड़ा ज़हर मेरी जिंदगी च खोल दिता है। तोड़ छड्डे आए यारियां पक्कियां नू बन शहद गया सी मोया, चुम चुम के सारे शहर दे शहद दी मक्खियां नू बन शहद गया सी मोया, चुम चुम के सारे शहर दे शहद दी मक्खियां नू बन शहद गया सी मोया, चुम चुम के सारे शहर दे शहद दी मक्खियां नू बन शहद गया सी मोया, चुम चुम के सारे शहर दे शहद दी मक्खियां नू। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। हम ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो यहाँ पे तो तमाम लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बाहर लोग हमारे, मैं देख रही थी, वीडियोस भी बना रहे थे अपने मोबाइल में। तो आपने तो एक ज़बरदस्त सा माहौल बना दिया। ऑल्दो हमारा ये थोड़ा न्यूज़ वाला सेटअप होता है, बड़ा आपने तो कमाल कर दिखाया। अच्छा। हाँ, मुझे ये बताएं कि कैसा फीडबैक सिंगिंग का, एक्टिंग के बाद एकदम से लोगों को नहीं लग रहा होगा ना कि आप सिंगिंग भी कर सकती हैं, फीडबैक कैसा आना? फीडबैक मुझे बहुत डिफरेंट मिलता है। वाई? बिकॉज मैंने पहले तो कमर्शियल्स के जिंगल्स भी बहुत सारे गाए हुए हैं ऑलरेडी। मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं शोबिज़ में आई थी, तो सर जब मैं बिल्कुल मेन स्ट्रीम पे एज अ हीरोइन काम नहीं कर रही थी, तब मैं प्लेबैक सिंगर, ऑडियोज़ इस तरह की मैं रिकॉर्ड कराती होती थी कमर्शियल्स के लिए ना। तो वो तो काम मुझे प्रैक्टिस में था, तो जिंगल्स वगैरह भी बहुत गाए हुए थे। मगर जब मैं सिंगिंग में मैंने प्रोसीड किया, इस पर काम किया, तो आपको पता है बीइंग एन एक्टर मेरे अंदर कुछ वैरायटी आई। मे बी हर सिंगर के पास ये ना हो, एक सिंगर की एक आवाज़ होती है, आप जो बोल रही हैं आपकी भी वही आवाज़ होगी।
मेरे पास आवाज़ें बहुत सारी हैं। अच्छा। अगर आप मेरी मक्खी की आवाज़ देखें तो डिफरेंट है, अगर आप मेरी शाला सॉन्ग पे आवाज़ सुनेंगी तो आपको डिफरेंट, अगर आप मेरी दूर ना जा सुनेंगी तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, आप मेरा रंगरलियाँ सुनेंगे तो बहुत गर्लिश बच्चों वाली टोन्ड है। तो बहुत सारी वैरायटियाँ मेरी आवाज़ में आपको मिलेंगी और आप बस थोड़ा सा ना मेरे स्टाइल से जज करेंगे कि ये फिजा लफ्ज़ बोल रही है, अदरवाइज आवाज़ों में बहुत वैरायटी है। जबरदस्त। अभी जो आरिफ लोहार साहब के साथ जो किया था, इसमें बिल्कुल उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास जब रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि जज्बा एंटरटेनमेंट का सॉन्ग था ये, तो उन्होंने कहा कि आवाज़ जो है ना इसमें हमें ना तो मासूम चाहिए ना पतली चाहिए, जैसे पंजाब के गुजर बड़े मज़े के शहनशाह बन के जैसे आरिफ साहब गाते हैं। रूज किला ने भी बड़ा अच्छा गाया, आपको पता है, वो यूके से बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन थी इन लोगों की। तो ऑलरेडी ये गाना तो दिलों में छाया हुआ था, सोशल मीडिया पर तबाही मचाई हुई थी। मुझे नहीं पता था कभी भी ये गाना जो है मुझे मिलेगा। ये तो हर जगह पर हमने देखा। उसकी स्टोरी बताती हूँ। ये गाना जब हमारे परवेज साहब हैं जज्बा एंटरटेनमेंट के जो हेड हैं, तो यूके से उन्होंने पहले ना मुझे ये गाना भेजा कि ये हमारा एक गाना है, ये मैं लॉन्च करने लगा हूँ, काफ़ी टाइम से गाया हुआ है, बट मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं इसको करूँ कि नहीं करूँ ना, तो अभी हम लोग कंफर्म नहीं है। तो जब मुझे भेजा ना इसकी वीडियो के साथ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अच्छा। मैंने उनको बोला ये किस किस्म का गाना है, आरिफ साहब का क्या ग्राफ है, क्या उनका स्टाइल, बिल्कुल नहीं, प्लीज इसको ऑनियर ना कीजिए, मुझे बिल्कुल गाना अच्छा लगे, कोई सुनने वाला है, क्या हो गया आपको। मैंने उनको ये वाली बातें बोली। उसके बाद जैसी वो आया ऑनियर तो धूम मचा, और मैं खुद अपनी गाड़ियों में सुनी जाऊँ, पागल हुई जाऊँ, मेरी बच्ची को इतना अच्छा लगे, स्कूलों में लोग इतना परफॉर्म करते कोई। फिर मुझे ये नहीं पता था जब ये फिल्म आने वाली थी लव गुरु, तो मैं तो बीमार भी थी, घर शिफ्ट किया था, मेरे पास तो सोने को चारपाई भी नहीं थी, हम चादरों पे सो रहे थे। अच्छा। सामान कोई नहीं आया नहीं था कुछ भी। तो मुझे कहा गया कि आपके घर में बंदा आ रहा है, तो हम टीम भेज रहे हैं, उन्होंने बस आपके बस रिकॉर्डिंग करनी है फौरन। अच्छा। तो ये मैंने को टोटल 3 मिनट में रिकॉर्ड कराया, टोटल टाइम 3 मिनट भी नहीं की। वाह। 3 मिनट में मैंने रिकॉर्ड कराया और मुझे परवेज साहब ने कहा यू कैन डू इट, कर लें आप, करें। तो मेरे पास जो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले अच्छा नहीं लगता था, फिर बहुत अच्छा लग गया, वो खुद चल के मेरे पास आ गया। वो कहते हैं ना आपको रिस्क आपको मौत की तरह ढूंढ रहा होता है, काम आपको मौत की तरह ढूंढता है। तो वो आ गया घर पे और रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैं इतनी लेट जागती नहीं हूँ, सुबह मॉर्निंग शो भी था। तो फिर इसी तरह 3 मिनट में रिकॉर्ड हुआ है। खुदाफिज किया, जुहेब भाई आए थे, वो खुद भी बहुत बड़े सिंगर हैं। मैं मिरासी, मेरा बाप मिरासी, मेरा ताया मिरासी, उनका एक गाना बड़ा मशहूर है, वो जुनेब भाई रिकॉर्ड करके फिर चले गए और 3 मिनट में गाया। फिर उसके बाद यही है कि अल्लाह ताला ने फिर इज्जत दी। बहुत जबरदस्त उसका भी फीडबैक आ रहा है, हमें कुछ लाइनें गुनगुना के तो मैं अपनी लाइन सुनाती हूँ कि रूज केला के तो टोन और आरिफ लोहार साहब की तो क्या ही बात है उनके सुरों की। तो अखियां दे विच तू है, अखियां दे विच तू है, दिल मेरे विच तू है, दिल मेरे विच तू है, ते थो वक्त नहीं जी लगदा तू दूर मेरे तो क्यों है। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही हमने बाकी डिफरेंट तरीके से आवाज निकाली। ये तो कमाल महारत है। अब देखिए ये आवाज मेरी आपने दूसरी सुनी है ना, अब मैं अगर आपको सज्जाद अली का कोई मासूम गाना सुना दूं, उसमें आवाज देखें डिफरेंट हो जाएगी। उसमें जाएगी कि मुस्तए क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं, खूबसूरत, दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। आवाज सुनिए, जबरदस्त। और मेरी उस गाने में आवाज चेंज, सॉफ्टनेस सी आवाज में आ गई। तो वैरायटी मुझे लगता है कि एक्टर बनने के बाद अगर कोई सिंगर या सिंगर कोई एक्टर बन जाए उसके बाद वैरायटी आ जाती है। अली जफर की आवाज़ में हमने देखा होगा, वो जितने अच्छे सिंगर हैं उतना अच्छा उनकी आवाज़ में गानों में ऐसा लगता है कि वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल रंगीन है तो रंग, व्हाई बिकॉज ऐसा लगता है बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जबरदस्त। मैं तो माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने इसलिए कहते हैं हर बंदे में एक स्पेशल टैलेंट रखा है। आपको 100 लोग कॉपी कर रहे हैं, जो आपके अंदर होता है ना उसको कोई चुरा नहीं सकता। एक और चीज़ लोगों को आपकी बड़ी इंप्रेस करती है, आप इतनी यंग, इतनी खूबसूरत, इतनी दुबली पतली कैसे हैं, क्या करती हैं? वैसे अगर मैंने आज ये जवाब दे दिया ना तो सारों के मुंह पे ताला पड़ जाएगा इस जवाब का। लेकिन आई तो मैं छोटी सी बच्ची थी जब मैं शोबिज़ में आई थी, तो मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बच्ची हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद एक बच्ची की माँ हूँ। और एज इंसान को ग्रेस सिखाती है, एज इंसान को मैच्योर बनाती है, तो मैं एज को बहुत अच्छी तरीके से ग्रेसफुली कैरी करती हूँ। बट येस, जो एक बचपन आपका होता है ना,
वो कुछ लोगों के अंदर से नहीं जाता। मेरे अंदर से अभी तक मेरा बचपना नहीं गया। आई लाइक टू राइड साइकिल्स विद माई डॉटर, आई लाइक टू प्ले अराउंड। मुझे लगता है आप अपनी अम्मा की लाडली बच्ची हाँ, मैं थी। अभी तक उसके बाद नहीं, मेरे पास एक ही गुड़िया होती थी, टीना। अच्छा। हमारे पास टॉयज नहीं होते थे। मेरे भाई के पास एक लेगो गेम होता था बस। मेरी बहन के पास भी, अच्छा मेरे पास जो गुड़िया होती थी उसको सीडी लगती थी, वो गाने गाती थी। अच्छा। उधर से ही मेरा गानों का शौक। मेरी डॉल का नाम टीना था। हमारे पास कोई खिलौने इतने नहीं होता। मम्मी काम पे लगा के रखती थी, सितारे लगाओ, चिपकाओ, शरारा बनाओ, कढ़ाई करो, चादरें सियो, इस तरह के कामों में लगा के रखती थी। तो हम लोगों को इतना खेलने कूदने का टाइम नहीं। उसी तरह मेरी बेटी के अंदर भी ना, उसका कोई टॉय एरिया नहीं है, टॉय रूम नहीं है, उसके पास टॉयज नहीं है। उसके पास एक काली सी निगरो सी, वो जो मोना फिल्म आई थी ना बच्चों की, वो मोना उसके पास डॉल है। अभी तक उसका हाल हो चुका है, मगर वही है। तो हम लोग कोई इस तरह के शौकीन ना मैं थी ना मेरी बेटी को। मेरे घर में कोई टॉय का पीस मुझे कोने कुदरों से नहीं उठाना होता। शी इज अ वेरी प्रेपी गर्ल, स्ले गर्ल। तो बड़ा हाँ साफ सुथरा रखती है, चीजें रखती है। उसको भी बाहर घूमने का शौक है। गाड़ी धो रही हूँ तो वो गाड़ी में 7 पाइपों से नहाएगी, वहीं नहलाया, वहीं शैम्पू कराया, वहीं अंदर ले आओ। ये वाला माहौल हमारा। जबरदस्त। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरी प्रोड्यूसर बार बार कह रही है 10 सेकंड है, 20 सेकंड से स्टार्ट हुई थी, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रही थी, वो आपने बीच में बात बोल कर दी। आपने खूबसूरती वाला राज नहीं बताया कि आप इतनी फिट कैसे। बचपन नहीं गया मेरे अंदर से। हाँ। ये जवाब था। सही जी। चलें जी, आप अपने आप को जिंदा रखें, अपना बचपन ना मारे। अपना बचपन ना मारे, तो आप बाकी खूबसूरत भी रहेंगे, आप जवान भी रहेंगे और आप प्यारे भी नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।